अच्छा बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों ने ये देखनी होती है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है क्या? हमने ये कहना है कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है थायराइड की डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है? आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि थायराइड की जो डेवलपमेंट जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है। आपने कहना है कि आपकी जो टंग है ना, टंग की बेस के ऊपर एक फोरामेन होता है। उस फोरामेन को हम कहते हैं फोरामेन सिकम। क्या कहते हैं? एक तरह का फोरामेन सिकम। वो फोरामेन सिकम जो है ना बच्चों, उधर से टंग की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद यही जो टंग है आपका सॉरी थायराइड की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है। जैसे ये थायराइड की डेवलपमेंट आपके फोरामेन सिकम से स्टार्ट होगी, फिर ये नीचे की तरफ मूव करता है और आपने ये कहना होता है कि जैसे-जैसे ये नीचे की तरफ मूव करता है, तो ये आपके लेरिंक्स और ट्रेकिया के बिल्कुल सामने आ जाता है और फाइनल जो इसकी पोज़ीशन होती है वो कौन-सी होती है? ट्रेकिया की होती है। अब इस बात को थोड़ा-सा गौर कीजिएगा बच्चों। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि हाँ जी जनाब, थायराइड की डेवलपमेंट कैसे होती है? तो आपने क्या कहना है? यहाँ पर टाँग की बेस के ऊपर क्या होता है एक तरह का, आपने कहना है फोरामेन सिकम। तो बेस ऑफ टाँग के ऊपर ये ह यहाँ से ये स्टार्ट होती है। उसके बाद ये क्या है? ये थायराइड ग्लैंड एक तरह का ये एक डक्ट सिस्टम के ज़रिए इधर से नीचे आता है और ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये थायराइड ग्लैंड आपका एक तरह का बच्चों आपके ट्रैकिया के बिल्कुल सामने ख़त्म हो रहा है। कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? आपके एक तरह का ट्रैकिया के बिल्कुल सामने ख़त्म हो रहा है। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि आपका जो थायराइड है वो सबसे पहले अपीयर कहाँ पे होता है, कहाँ पे वो बनता है, तो आपने आंसर क्या करना है? आपने ये कहना होता है कि ये जो बनता होता है वो आपकी बेस ऑफ टंग के ऊपर एक फोरामेन होता है। उस फोरामेन का नाम होता है फोरामेन सिकम। फिर आपने ये कहना होता है कि ये फोरामेन सिकम से स्टार्ट होता है, वहाँ से ये नीचे की तरफ जो है वो मूव करता है। नीचे की तरफ मूव करके आपके यानी कि जो लेयरैंक्स है उधर से नीचे की तरफ मूव करेगा, फिर आपके ट्रेकिया के बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि हाँ जी जनाब, कि ये आपके टंग को जो ट्रेकिया के साथ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जोड़ता है उसका नाम क्या है? आपने कहना थायरोग्लोसल डक्ट। और उसके बाद आपने ये कहना होता है कि जैसे ही ये थायराइड आपका ट्रैकिया के बिल्कुल सामने आता है, तो यहाँ पर जो आपका थायरोग्लोसल डक्ट होती है, ये आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है? ये वैसे ही खत्म हो जाती है और अगर किसी भी बंदे के अंदर थायरोग्लोसल डक्ट जो है ये परसिस्ट रहे, यानी कि एक तरह की रह जाए, तो इसको हम क्या कहते होते हैं? आपने कहना होता है कि थायरोग्लोसल सिस्ट कहते होते हैं। क्या एक तरह का बच्चों? थायरोग्लोसल सिस्ट कहते हैं बच्चों, ये आपने याद करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, सबसे पहले आपने ये बातें अपने ज़हन के अंदर रखनी है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। नंबर 1, थायराइड ग्लैंड स्टार्ट एज आउटपॉचिंग इन द फ्लोर ऑफ द प्रिमिटिव फेरेंक्स। मतलब कि फ्लोर जो होता है टांग का उधर से इट ट्रेवल्स डाउन इन फ्रंट ऑफ द डेवलपिंग लेयरैंक्स एंड ट्रेकिया। कहाँ पे आपका लेयरैंक्स और ट्रेकिया के बिल्कुल सामने मूव करता है। उसके बाद इट स्टेज कनेक्टेड टू द ट्रंक बाय अ नैरो ट्यूब कॉल्ड द थायरोग्लोसल डक्ट। तो मैंने आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब, ये एक तरह की टंग के साथ आपका थायराइड कैसे कनेक्ट होता है? आपने कहना थायरोग्लोसल डक्ट के ज़रिए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनल जो पोज़ीशन होती है वो कौन-सी होती है? वो आपने कहना कि फाइनल पोज़ीशन इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया होती है, ठीक है? उसके बाद आपने ये कहना होता है कि जैसे ये आपका थायरोग्लोसल डक्ट जो होगा वो डिसअपीयर हो जाता है और अगर किसी इंसान के अंदर थायरोग्लोसल डक्ट डिसअपीयर नहीं होता तो फिर क्या होगा? आपने कहना थायरोग्लोसल सिस्ट बन जाती है। मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ, सबसे पहले थायराइड कहाँ से बनता है? शाबाश! सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके आंसर आने चाहिए। हाँ जी जनाब, जो थायराइड हार्मोन है वो कहाँ से बनता है? सबसे जो पहले उसका जो इनिशिएटिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है जो स्टार्टिंग पॉइंट उसका होता है, उसको आप कहते हैं बेस ऑफ टंग। वहाँ पे कौन-सा फोरामेन होता है? आपने कहना फोरामेन ऑफ सीकम, सिंपल। तो आपने कहना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? आपका फोरामेन सीकम। दूसरे नंबर पे मुझे ये बताना है बच्चों कि एक तरह का जो थायराइड का फोरामेन सीकम के साथ एक टेम्परेरीली जो कनेक्शन बनाता है, उस डक्ट का नाम क्या होता है? शाबाश, ये बताइएगा। उस डक्ट का नाम क्या है? आपने कहना थायरोग्लोसल डक्ट, जो आपकी टेम्परेरीली कनेक्शन बनाती होती है। उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि आपके थायराइड की जो फाइनल पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है, जो फाइनल पोजीशन है वो कहाँ पे है, तो आपने कहना इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया, आपकी गर्दन के अंदर ये होता है। तो आपने कहना एंटीरियर मिड लाइन नेक फाइनल प्लेस यही होती है। उसके बाद अगर ये कहा जाए कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के अंदर यही जो आपका थायरोग्लोसल डक्ट है ये डिसअपियर ना हो, वैसे ही रह जाए, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश बच्चों, तो आपने कहना इसको हम कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। अब आपने ये देखना होता है कि जो भी थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होती है वो आपकी स्वॉल्विंग के दौरान भी और टंग की प्रोट्रूजन के दौरान भी
दोनों के दौरान वो आपकी मूव करती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, जो थायरोग्लोसल जो सिस्ट होती है वो कब मूव करती है, तो आपने कहना है ड्यूरिंग द टंग प्रोट्रूजन, ड्यूरिंग द स्वॉल्विंग प्रोसेस। तो दोनों प्रोसेस के दौरान क्या करती है, एक तरह की ये एक तरह का बच्चों आपने कहना है कि ये मूव करती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल बच्चों, एक लास्ट पॉइंट जो आपने याद करना है वो क्या। देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एक्टोपिक साइट हो सकती है थायराइड की वो कौन सी होती है। आपने कहना है फॉर एग्जांपल अगर ये टंग है बच्चों, ठीक है, आपने कहना है ये टंग होगी, ठीक है, आप इस तरह यार देखें, अगर ये टंग है, ठीक है, अब ये था, अब टंग के अंदर आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है थायराइड का, वो टंग है, फोराम एंड सीकम है। तो अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि एक्टोपिक जो साइट होती है थायराइड की वो क्या है, आपने कहना वो टंग होती है। अगर वो थायराइड आपका टंग के ऊपर रह गया, इसको हम क्या कहते हैं, आपने कहना लिंगुअल थायराइड कहते हैं, एक तरह का लिंगुअल थायराइड कहते होते हैं। मेरा अब आप लोगों से बच्चे क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा बच्चा आता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ टंग के ऊपर थायराइड लगा हुआ है, उसका जनाब नीचे थायराइड नहीं गया हुआ, ठीक है, तो अब आप देखो कि जब ये खाना खाएगा या जब ये सांस लेगा तो इसके लिए खाना खाना ईजी होगा। आप ये खुद बताओ, अगर एक टंग है, टंग के ऊपर एक तरह की स्वेलिंग सी हुई हुई है, नहीं ना होगा, तो इस वजह से डिस्फेजिया लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हो सकते हैं। अब देखिए एक पेशेंट आपके पास आया, उसके अंदर थे ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, उसके थे जनाब एक तरह का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्फेजिया के सिम्टम्स। अब आपने क्या किया, आपने कहा यार इसको ना हम इस तरह करते हैं कि जो टंग के ऊपर मांस है ना उसको रिमूव कर देते हैं। अब जब आपने आपके टंग के ऊपर जो मांस उसको रिमूव कर दिया, तो अगला मेरा ये क्वेश्चन है कि इसके बाद जो थायराइड जो पैदा होता था, क्या किसी और सोर्स से पैदा हो सकता है? जो पैदा होता था वो तो यही था, तो अब वो पैदा नहीं होगा। जब ये पैदा नहीं होगा तो उसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि इस कंडीशन को हम कहते होते हैं हाइपोथायराइडिज्म, कहते हैं कि एक तरह का बच्चों हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं बच्चों। ये आपने याद करना है कि हाँ जी जनाब, इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक तरह का आपने कहना हाइपोथायराइडिज्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें बच्चों कि फॉर एग्जांपल लिंगुअल थायराइड मोस्ट कॉमन एक्टोपिक थायराइड होता है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे लिखे होते हैं कि आपके जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वो आपके एंडोडर्म से बनते हैं। पैरा फोलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो फोर्थ फेरेंजियल पाउच से बनते हैं। सिंपल। तो यहाँ पे आपने कहना है कि क्या है, शाबाश, यहाँ पे आपको पता हो कि हाँ जी जनाब, जो थायराइड की डेवलपमेंट है वो क्या एक तरह का प्रिमिटिव फेरेंक्स है, ओके, इट डिसेंड इन फ्रंट ऑफ द थायराइड बोन एंड लेयरक्स कार्टिलेज। आपको पता है कि आपके जो लेयरक्स और हाइड बोन के नीचे सामने से ये नीचे की तरफ मूव करता है और आपके आपने कहना बिल्कुल ट्रैकिया के सामने आ जाता है। थायरोग्लोसल डक्ट कनेक्शन बिटवीन द टंग, यानी कि वो टंग के दौरान कनेक्शन होता है। फेलियर ऑफ डिसअपियर थायरोग्लोसल सिस्ट आर द साइनस बन जाएगा। पैराफोलिकुलर साइनस सी सेल्स कम फ्रॉम द फोर्थ फेरेंजियल पाउच। एक्टोपिक थायराइड टिश्यूज क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट इज आपने कहना एक्टोपिक होती है, फाइनल पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द, आपने कहना बिलो द लेरिंक्स, मतलब इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया होती है। तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे बंदा पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू कर। जी बच्चों क्लियर है, शाबाश एनीवन जी। अगर कभी कभी एंटीरियर मैक्रोनास, अगर कभी भी एग्जामिनर कहे ना कि आपके पास एक पेशेंट आता है उसके अंदर एक स्वेलिंग है, उसके अंदर जनाब आपकी टांग की प्रोट्रूजन और उसके बाद जनाब स्वेलिंग करने के बाद वो मास जो वो मूव करता है, तो आपने क्या कहना, आपने कहना वो थायरोग्लोसल सिस्ट है। और अगर ये कहा जाए कि वो लेटरल मास है, तो आपने कहना वो साइनस होता है। वो आपने कहना एक तरह का लेटरल साइनस होता है, जो कि आपका एक तरह का आपका लेटरल साइड पे पाया जाता है। आगे बच्चों आओ, और आगे आप जब हम डिस्कस करते हैं तो आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर क्या है। देखिए यार, आपके ना अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो आपकी एनाटॉमी का पार्ट है, जिसको हम पेट्यूटरी ग्लैंड कहते होते हैं। पेट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बच्चों आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि सबसे पहले जब हम इसकी स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से होता है। आपने कहना सबसे पहले यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के बाद क्या होता है, एक आपका एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और दूसरा क्या होता है आपका एक तरह का पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। उसके बाद आपने कहना है कि हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस आपका मेन सेंटर होता है आपका, जो कि न्यूक्लियस एक तरह के यहाँ पे पाए जाते हैं, जो किसी भी हार्मोन की प्रोडक्शन की जो फैक्ट्री होती है वो बच्चों आपने कहना कि हाइपोथैलेमस है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको अगर पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस से किस तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, तो आपने सिंपल अल्फाज के अंदर ये याद रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इतने तरह के तो हार्मोन रिलीज होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे किस तरह रिलीज होता है, तो आप कैसे आइडिया लगा सकते हो। तो आपने कहना होता है कि जब हमें नहीं पता होता कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे किस तरह और कैसे रिलीज होता है, तो पहले नंबर पे जो बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि वो हार्मोन जिनके नाम के साथ रिलीजिंग हार्मोन आ रहा होगा, वो सारे के सारे जो हार्मोन होंगे वो आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे के अंदर कहो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन नंबर 1, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन नंबर 2, अगर फॉर एग्जांपल गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन नंबर 3, उसके बाद कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन नंबर 4, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन नंबर 5। मतलब कि अगर किसी के नाम के साथ रिलीजिंग आ गया है ना, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि वो कहाँ से रिलीज होता है, तो आपने आंखें बंद करके ये कहनी है कि वो रिलीजिंग वाला जो हार्मोन होगा वो आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए। रिलीजिंग वाला कहाँ से होगा, आपके हाइपोथैलेमस से होगा। अगर उसके बाद बच्चों आपने कहना है कि यहाँ पे मैसेज आता है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, उसके बाद आपने कहना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। यहाँ पर सिर्फ बच्चों अपने दो हार्मोन याद करने, एक को आपने कहना ऑक्सीटोसिन होता है और दूसरे को आपने कहना एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। इसके अलावा आपके जितने भी हार्मोन है, जैसा कि एफएसएच है, जैसा कि एलएच है, जैसा कि ग्रोथ हार्मोन है, जैसा कि प्रोलैक्टिन है, जैसा कि एसीटीएच है, जैसा कि टीएसएच है, बाकी
आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन होंगे वो कहाँ से रिलीज होंगे, आपके आपने कहना एंटीरियर पिट्यूटरी से होंगे। तो मेरे ख्याल में अब तक का आप लोगों को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो एटलीस्ट ये पता होनी चाहिए कि आपका कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, क्योंकि इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता होता है। तो पहली बात का आपने आंसर ये देना है कि सर जी अगर किसी के नाम के साथ भी रिलीजिंग आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। उसके बाद आपने कहना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले दो हार्मोन्स को रटा लगा लें, जिसके अंदर आपने कहना है कि एंटीरोटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं। बाकी के जितने भी हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, आपने कहना है वो सारे के सारे जो हार्मोन होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं बच्चों। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चों शाबाश, क्लियर है। उसके बाद बच्चों आपने जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है ये क्या है। आपसे ये पूछा जाए कि अगर कभी भी ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये क्या है, आपने कहना एंटीरियर पिट्यूटरी ओरल एक्टोडर्म होता है, इसका दूसरा नाम होता है एडिनो हाइपोफिजिन। क्या होता है, एक तरह का एडिनो हाइपोफिजिस। ये कहाँ से निकलता है, आपने कहना ये रेथकीस पाउच से निकलता होता है। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने याद करना है। जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसका नाम था न्यूरो हाइपोफिजिन। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना होता है कि जो आपका हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस आपका मैसेज देके आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आता होता है। अब वो एक कैरियर प्रोटीन के जरिए आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइपोथैलेमस है ना बच्चों, और यहाँ पे जनाब आपका ये पोस्टीरियर, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। आपने ये बात याद रखनी है कि हाइपोथैलेमस से जो मैसेज होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है। आपने कहना है कि यहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन होती है और ये कैरियर प्रोटीन की मदद से आता है, और उस कैरियर प्रोटीन का नाम क्या होता है, आपने कहना हाइपोफोजल कैरियर प्रोटीन। क्या एक तरह का बच्चों हाइपोफेजियल कैरियर प्रोटीन होती है जो कि इसको कैरियर करके एक तरह का लेके आती है बच्चों। ये आपने याद करना। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने हाइपोथैलेमस को देखा। हाइपोथैलेमस के बाद हमने क्या कहा, हमने जनाब एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखा। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर हमने क्या कहा कि इसके अंदर ओरल एक्टोडर्म होती है, इसके अंदर रेथकीस पाउच से ड्राइव्ड होता है। उसके बाद आपने कहना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है इसका दूसरा नाम था न्यूरो हाइपोफिजिन। आपने कहना है ये न्यूरो एक्टोडर्म से बनता होता है। उसके बाद आपने कहना है कि जो आपके हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा ये देखें। आपने कहना होता है कि यहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन होती है और उस कैरियर प्रोटीन का नाम क्या होता है, न्यूरो हाइपोफिजिन कैरियर प्रोटीन होती है बच्चों। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे बंदा पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चों क्लियर है, शाबाश एनीमान जी। उसके बाद आपने जो चीजें याद रखनी है बच्चों वो क्या है, आपको ये बात का पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब यहाँ पे आपका होता है एक पीयूएमसी डेरिवेटिव्स। पीयूएमसी डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है बच्चों, जहां से पीयूएमसी बनाएगा ना वो कौन कौन से हार्मोन बनाता है। आपने कहना एसीटीएच बनाता है, आपने कहना एमएसएच बनाता है, आपने कहना बीटा एंड्रोफिन बनाता है। ये दोनों नाम भी याद करो तो गुजारा हो सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिहाज से ये तीन चीजें ही याद है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बच्चों, ये बात अभी से बैठा लो, बल्कि ये स्टार करके लिख लो कि आपने कहना कि जिस जगह पे एमएसएच हार्मोन का लेवल, एससीटीएच का लेवल बढ़ेगा, वहां पे एमएसएच हार्मोन का लेवल ज्यादा बढ़ेगा, लाजमी बढ़ेगा। मतलब कि आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी ऐसी जगह जहां पर एसीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ रहा होगा वहां पर एमएसएच हार्मोन का लेवल लाजमी बढ़ेगा। और वो जगह जहां पे एमएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो कि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन करवाता है। तो इस बात को आपने अपने जेहन के अंदर रखना है कि अगर किसी भी इंसान के अंदर एक तरह का एसीटीएच का लेवल बढ़ रहा है तो आपने कहना है कि उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसके अंदर हम हाइपर पिगमेंटेशन लाजमी देखेंगे, चाहे जो मर्जी हो। ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और ये कहां से बनता है, आपने कहना आपके इंटरमीडिएट लोब से बनता होता है। कहां से बनता है, एक तरह का इंटरमीडिएट लोब से निकलता होता है बच्चों। ठीक है, और आपका पीयूएमसी का मतलब क्या होता है, आपने कहना पीयूएमसी का मतलब होता है पीओएमसी, प्रोपियो ओ मिलेनोकोर्टिन हार्मोन। क्या क्या तरह का बच्चों, आपने कहना एक तरह का प्रोपियो ओ मिलेनोकोर्टिन हार्मोन कहते होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको पीओएमसी। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने याद करना है। उसके बाद आपको ये बात का पता होना चाहिए बच्चों कि आगे कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। आगे आपने ये बात याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने कहा कि पीयूएमसी प्रोपियो मेलानोकोर्टिन हार्मोन होता है, जहां पर एसीटीएच बढ़ेगा वहां पे एमएसएच भी बढ़ेगा। ये आपने चीजें याद रखनी। यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। एक और बात पूछी जाती है कि क्रेनियोफेरेंजियोमा जो होता है वो कहाँ से बनता है। तो आपने कहना है कि क्रेनियोफेरेंजियोमा वो होता है जो कि आपके एक तरह के रेथकीस पाउच से बनता है, जो कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से बन सकता है, ये रेथकीस पाउच से, या फिर आपने एडिनो हाइपोफिजिन, इसका ये आंसर देना होता है। अभी के लिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है आपका एड्रीनल ग्लैंड। कि एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है। देखो बच्चों, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी किडनी के ऊपर दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इन दोनों ग्लैंड्स का जो नाम होता है वो क्या कहते हैं, एक तरह का एड्रीनल ग्लैंड होता है। ठीक हो गया, आपने ये कहना होता है इसके बारे में, आपने ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल ये दो जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं इसके अंदर आपने कहना है कि एक का नाम होता है कोर्टेक्स, दूसरे का नाम होता है मेडुला। ठीक हो गया बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि एक तरह का नाम का एक तरह का कोर्टेक्स होता है और दूसरे का नाम क्या होता है, एक तरह का मेडुला होता है बच्चों। अब आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, जो ये सुप्रारेनल ग्लैंड होते हैं जो कि एड्रीनल कोर्टेक्स होता है, इसके अंदर फर्दर तीन लेयर्स होती हैं। जैसा कि यहाँ पे भी मैं पढ़ाने लगा हूँ कि ये कौन सी तीन लेयर्स हैं, ये
देखें बच्चों, सबसे पहले आपने कहना है कि जो लेयर होती है उसको याद करने का जो तरीका होता है वो होता है GFR। क्या होता है एक तरह का बच्चों? GFR। ठीक है, G से बनता ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, F से बनता ज़ेंटियो फेसिकुलेटा और R से बनता है ज़ोना रेटिकुलारिस। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ज़ोना ग्लोमेरुलोसा भी मिलेगा आपको, ज़ोना फेसिकुलेटा भी मिलेगा आपको और ज़ोना रेटिकुलारिस भी मिलेगा आपको। ये तीनों के तीनों आपको मिल रहे हैं। इसके बाद आपने ये याद करना है कि ज़ोना ग्लोमेरुलोसा को याद करने का जो तरीका होता है वो क्या है? आपने कहना है कि आगे जो याद करने का तरीका वो होता है AGM। ए होता है आपके एंड्रोजन, जी होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड और एम होता है मिनरलोकोर्टिकोइड। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने कहना आगे याद करने का तरीका एजीएम, जैसे जीएम होता है ना एजीएम, ठीक है आजीएम, ठीक है इसका नाम क्या है? ए से एंड्रोजन, जी से ग्लूकोकोर्टिकोइड, एम से मिनरलोकोर्टिकोइड। एम से मतलब क्या होता है कि कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? आपने कहना एल्डोस्टेरोन होता है, ठीक है। जी से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम क्या है? आपने कहना वो कोर्टिसोल होता है। एंड्रोजन से क्या जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कौन सा होता है? आपने कहना वो एंड्रोजन यानी कि डीहाइड्रो एंड्रोस्टेरोन जो होता है वही होते हैं। तो यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे देखें है क्या। तो सबसे पहले बच्चों अगर कोई भी बंदा आपसे पूछे कि एड्रीनल ग्लैंड क्या है, आपने कहना एड्रीनल ग्लैंड इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, वन इज द आउटर, वन इज द इनर पार्ट। आउटर पार्ट जो होता है उसके बारे में आपने ये कहना होता है कि क्या होता है? आपने कहना है कि इसके अंदर तीन फर्दर लेयर्स होती हैं जिसको याद करने का तरीका GFR है, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा ज़ेटा रेटिकुलारिस। उसके बाद आपने कहना है ज़ोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलारिस के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स के क्लास के होते हैं? आपने कहना AGM, ए से एंड्रोजन, जी से ग्लूकोकोर्टिकोइड, एम से मिनरलोकोर्टिकोइड। उसके बाद जो आपने याद रखना है वो क्या है? आपने कहना होता है कि जो आपका मिनरलोकोर्टिकोइड होता है वो क्या पैदा करता है? आपने कहना मिनरलोकोर्टिकोइड आपका एल्डोस्टेरोन पैदा करता है। आपको ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या पैदा करता है? आपने कहना ये कोर्टिसोल पैदा करता है। आपका एंड्रोजन जो पैदा करता है वो कौन करता है? आपने कहना वो सेक्स हार्मोन पैदा करता है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे आपने एक बात अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है वो क्या है? देखें बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ये देखना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऐसा बंदा आता है, ठीक है? इस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि जस्ट इमेजिन करें कि अगर यहाँ पे एक तरह का ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है? ये हाइपोथैलेमस है। उसके बाद बच्चों ये एड्रीनल ग्लैंड, ये किडनी है और ये एड्रीनल ग्लैंड है। ये किडनी और ये आपका एक तरह का एड्रीनल ग्लैंड है। बात करने का मकसद ये है कि अगर ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के अंदर से हार्मोन कोई ना कोई तरह का रिलीज होता है बच्चों, जिसका नाम है एक तरह का कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी में आकर एसीटीएच हार्मोन की प्रोडक्शन करता है। एसीटीएच हार्मोन जब भी आपका प्रोड्यूस होता है तो ये एड्रीनल ग्लैंड को मैसेज देता है और एड्रीनल ग्लैंड से क्या काम करता है बच्चों? आपने कहना है कि एड्रीनल ग्लैंड से एक तरह का कोर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है। क्लियर है बच्चों कि नहीं? सही में समझ आई? शाबाश, यहाँ तक बताएं। तो आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब, आपका कोर्टिसोल जो पैदा होता है उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है? आपने कहना है कि एसीटीएच आपका ये वाला मैकेनिज्म है। ठीक हो गया बच्चों? अगला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है बच्चों कि जस्ट इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर एक चीज पाई गई है जिसको आप कहते हो कि एक तरह का एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब देखो एल्डोस्टेरोन हार्मोन वो हार्मोन है जो कि बच्चों एक तरह का आप ये देखो कि एक तरह का आप ये देखते हैं कि अगर हाइपोथैलेमस से ये मैसेज आता है और अगर हाइपोथैलेमस ही सही तरह काम नहीं कर रहा, हाइपोथैलेमस सही तरह काम नहीं कर रहा, तो क्या एल्डोस्टेरोन रिलीज हो सकता है? आपने कहना बिल्कुल हो सकता है। कैसे? आपने कहना कि आपकी बॉडी के अंदर एक रास मैकेनिज्म होता है जिसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिनोजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते होते हैं। ये रास मैकेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिन 2 बनाता होता है और ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है बच्चों वो क्या काम करता है? आपने कहना है कि एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का आपने कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल ये भी एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है बच्चों। समझ आई कि नहीं आई बच्चों? तो एल्डोस्टेरोन कहाँ से कितने तरीकों से रिलीज हो सकता है? दो तरह से। शाबाश। आपने कहना है कि एल्डोस्टेरोन जहां से रिलीज होता है वो कितने तरह? एक तरह के, दो तरह के। फॉर एग्जांपल एक एल्डोस्टेरोन का रिलीज होने का तरीका क्या है? आपने कहना ये एल्डोस्टेरोन है। एक आपने कहना है कि आपका ब्रेन का तरीका हाइपोथैलेमस का, दूसरा आपने कहना रास मैकेनिज्म है। ठीक है? तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर यहाँ पे आपका ये सिस्टम ब्लॉक हो गया है, ठीक है, हाइपोथैलेमस वाला, तो ये रास मैकेनिज्म एक्टिव होगा, ये एंजियोटेंसिन 2 की मदद से एल्डोस्टेरोन को एक तरह का एक्टिव कर देगा बच्चों। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और आगे अब आप लोगों को समझ आनी चाहिए बच्चों कि आगे हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला के बारे में आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि एड्रीनल मेडुला होता क्या है। आपने कहना एड्रीनल मेडुला वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जनाब आपकी एक तरह का आपने कहना है कि यहाँ पर कैटेकोलामिन के हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती होती है। क्या एक तरह का क्रोमाफिन सेल्स पाए जाते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? एक तरह के क्रोमाफिन सेल्स पाए जाते हैं और ये क्रोमाफिन सेल्स काम क्या करते हैं? आपने कहना है कैटेकोलामिन यानी कि आपके हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाते होते हैं, जिसके अंदर आपने कहना है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो आते हैं। क्या एक तरह का नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन आते हैं बच्चों। क्लियर होया कि नहीं हुआ? अब देखो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एड्रीनल मेडुला की ट्यूमर है तो क्या होगा? आपने कहना कि क्रोमाफिन सेल्स जो होंगे उसको मैसेज मिलेगा। उसके बाद जनाब एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन जो होंगे वो एक तरह के रिलीज हो जाते हैं बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई बंदा पूछे, वरना हम आगे कंटिन्यू करें।
और आपने कहना होता है कि इसको रिलीज़ करने का जो तरीका होता है वो होता है प्री-सिम्पैथेटिक गैंग्लियन। प्री-सिम्पैथेटिक गैंग्लियन जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन आता होता है। बच्चे एसिटाइल आपका क्रोमाटिन सेल्स होते हैं जो कि ये पैदा करते होते हैं। क्या? आपका एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। बेसिकली एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन पैदा ही आपके कहाँ से होता है? आपने कहना होता है कि ये पैदा ही क्रोमाटिन सेल से होता है। और क्रोमाटिन सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? आपने कहना क्रोमाटिन सेल्स पाए जाते हैं आपके एक तरह के एड्रिनल मेडुला के अंदर। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसको हम एडीएच कहते हैं। एंटीडायरेटिक हार्मोन। या 2 मिनट 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है? ओके बच्चों। तो देखो जी, नेक्स्ट अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है क्या, और आज मैंने आप लोगों से बात भी करनी है आपके एग्जाम के लिहाज से स्पेशल कि किस तरह आगे आपने ये दिनों को लेके चलना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके बच्चों, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो आप हम देखने लगे हैं वो है एंटीडायरेटिक हार्मोन। कि एंटीडायरेटिक हार्मोन के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है? इसके अंदर हम देखेंगे 48 आवर्स, 48 आवर्स, 48 आवर्स आपने कहना है, ठीक है? ओके बच्चों, अब देखें यहाँ पे जो चीजें आपने याद करनी है वो क्या है। आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है कि नंबर वन, अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि एक बंदा आपके पास आता है, उस बंदे के अंदर आप क्या देखते हो कि एंटीडायरेटिक हार्मोन है करता क्या है। एंटीडायरेटिक हार्मोन बच्चों आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक तरह का हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से आपका एक मैसेज आता है, वो आपका न्यूक्लियस देता है। उस न्यूक्लियस का नाम होता है, आपने कहना होता है कि इस न्यूक्लियस का नाम है आपका एक तरह का बच्चों, उसका हम क्या कहते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया। क्या एक तरह का बच्चों सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया, ठीक है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया होता है, ये बच्चों आपका मैसेज देता है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, ये जनाब आपका एंटीडायरेटिक हार्मोन आपका पैदा होगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर रिलीज हो जाएगा। जैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होगा तो फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटीडायरेटिक हार्मोन जो होगा वो एक तरह का रिलीज हुआ। एंटीडायरेटिक हार्मोन काम क्या करता है? आपने कहना बेसिकली एंटीडायरेटिक हार्मोन आपके दो काम करता होता है। नंबर वन बच्चों, आपने कहना वेजोप्रेशन। आपका वेजोप्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये ब्लड वेसल को क्या करता है, एक तरह का नैरो करता है। ब्लड वेसल नैरो हो जाती है। जब आपकी ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी तो मेरा अब आप लोगों से मतलब ये, अगर ये इस तरह नॉर्मल ब्लड वेसल अगर ये नैरो हो गई है तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ब्लड को इधर गुजरने में ज्यादा रेजिस्टेंस महसूस होगी, जिसके नतीजे में आपने कहना कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और एक बात अपने माइंड में लिख लीजिए कि वो बंदा, जिस बंदे के अंदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती होती है तो इसका मतलब है कि उसका ब्लड प्रेशर लाजमी बढ़ता है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी बंदे के अंदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर खास तौर पे क्या होता है, एक तरह का ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे आपने क्या कहना है कि एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या काम करता है। देखो बच्चों, एंटीडायरेटिक हार्मोन का जो दूसरा काम होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये एंटीडायरेटिक हार्मोन आया, ये आपका किडनी के ऊपर V2 रिसेप्टर्स होते हैं, उनको मैसेज देता है। V2 रिसेप्टर्स को मैसेज दिया, यहाँ से आपके एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं वो जनाब आपके ओपन हो जाते हैं। वो एक्वापोरिन चैनल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं तो आपके वाटर की जो होती है वो एक तरह की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये आपका काम वो करता होता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन आपके वाटर की एक तरह की रीअब्जॉर्प्शन करता है बच्चों। ये बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि हाँ जी जनाब, एंटीडायरेटिक हार्मोन आपके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा। जब आपका वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम जो होगा वो एक तरह का बढ़ जाएगा। जब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों? ये आपने याद करना है। तो देखें जी, दो चीजें। तीसरे नंबर पे बच्चों अब आपने ये देखना होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे एक सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन के अंदर बच्चों आपने कहना है कि यहाँ पे पानी भी है और यहाँ पे सल्यूट भी है, ठीक हो गया? एक तरह के सल्यूट भी हैं और यहाँ पे के एक तरह का पानी भी है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर इस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सल्यूट रह जाए और पानी बाहर निकल जाए, पानी बाहर निकल जाए, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते होते हैं बच्चों? शाबाश, इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? तो आपने कहना होता है कि इस तरह का सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के अंदर पानी जो है वो बाहर निकल जाए और सिर्फ सल्यूट रह जाए, इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है आपने कहना कि ये हाइपर ओस्मोलर सॉल्यूशन होता है। कि एक तरह का बच्चों हाइपर ओस्मोलर सॉल्यूशन होता है बच्चों। या तो आप ये कहोगे कि हाइपर ओस्मोलर सॉल्यूशन होता है, या आप ये कहते होते हो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है बच्चों। तो ये बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो आपने कहना हाइपर ओस्मोलर सॉल्यूशन होता है नंबर वन। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों कि एक बात तो फाइनल हुई कि हाइपर ओस्मोलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन के अंदर हम ये देखते होते हैं कि आपकी जो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी ज्यादा होती है और आपके सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों कि आपका जो एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है वो रिलीज कब होता है। तो अब आपने खुद देखना
है कि एक ऐसा बंदा जिसका ब्लड प्रेशर कम है, तो वो बंदा जिसका ब्लड प्रेशर बच्चों कम होगा, तो कम ब्लड प्रेशर के अंदर आप क्या देखते हो? सिंपल सी बात है, जिस बंदे का ब्लड प्रेशर कम होता है, तो उसका मतलब उसकी बॉडी के वॉल्यूम जो है वो कम है। जब उसकी बॉडी का वॉल्यूम कम है, तो उसके अंदर आपने क्या देखा कि आपका वॉल्यूम जो है वो एक तरह का कम है और आपका जो सॉल्यूट है वो एक तरह का ज़्यादा है। तो जिस बंदे का भी ब्लड प्रेशर कम होता है, तो उसके अंदर आप क्या देखते हो? आपने कहना होता है कि आप हाइपर ऑस्मोलैरिटी देखते हो कि एक तरह का बच्चों हाइपर ऑस्मोलैरिटी देखते हो बच्चों। तो आपने कहना उसके अंदर आप हाइपर और ऑस्मोलैरिटी देखते होते हैं। दूसरी बात आपने ये कहना होता है कि जब आपका हाइपर ऑस्मोलैरिटी होती है, जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, तो उस वक़्त आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वो आपका रिलीज़ हो जाता है। जब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज़ होता है, तो वो क्या काम करेगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन आपके किडनी के ट्यूब्यूल्स के पास आता है, प्रिंसिपल सेल्स को मैसेज देता है, V2 रिसेप्टर को सिग्नल देगा, जिसकी वजह से एक्वापोरिन की इंजर्शन होती है और आपके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। बात करने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन के अंदर अब आप वाटर डाले जा रहे हो, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? जो लो था, अब फिर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आप सिर्फ पानी डाले जा रहे हो, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। जब आपके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो अब आप ये कह सकते हो कि यही वाला जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपोस्मोलर हो जाएगा बच्चों। हम कह सकते हैं ना कि पहले जो सॉल्यूशन था वो हाइपर था, अब वाला जो सॉल्यूशन है वो एक तरह का हाइपो है। तो बात करने का मतलब क्या है? बात करने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटी डायरेटिक हार्मोन काम क्या करता है? आपने कहना है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर ये काम करता है कि आपके ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाता होता है, आपके सीरम की जो ऑस्मोलैरिटी होती है उसको कम करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, जब आपका ब्लड जो होगा वहां पे वॉल्यूम ज्यादा जा रहा है, तो यूरिन जो होगा वहां पे वॉल्यूम कम जाएगा, जिसके नतीजे में कंसंट्रेटेड यूरिन होगा और बंदे को क्या होगा? हाइपर ओस्मोलर यूरिन आएगा। क्या होगा? एक तरह का बच्चों कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा और आपने कहना है कि हाइपर ओस्मोलर यूरिन आएगा। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं बच्चों। उसके बाद आपने ये कहना है कि इस बंदे के अंदर आप क्या देखोगे? इस बंदे के अंदर बच्चों अगर ये पूछा जाएगा किस वक्त एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, तो जब ये बात की जाए ना कि एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज कब होता है, तो बच्चों आपने कहना है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन उस वक्त रिलीज होता है जब आपके पास ऐसा फ्लूइड हो, ऐसा सॉल्यूशन हो जिसके अंदर फ्लूइड कम है और सॉल्यूट ज्यादा है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर फ्लूइड कम सॉल्यूट ज्यादा, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर ऑस्मोलर सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी भी एक सिंगल पॉइंट की समझ नहीं आई, वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश एनीवन बच्चों, ठीक हो गया? क्लियर है? यही बच्चों इसका काम है और कुछ भी नहीं है। बाकी आपने यही चीजें याद रखनी है। तो देखो बच्चों, कब आपका रिलीज होता है? सिंपल अल्फाज के अंदर, जब आपके प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होती है, ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। नंबर वन, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन बेसिकली मेंटेन द सीरम ऑस्मोलैरिटी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने कहना एंटी डायरेटिक हार्मोन इज द वन विच मेंटेन द सीरम ऑस्मोलैरिटी। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना होता है कि आपका हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी और लो ब्लड वॉल्यूम पर रिलीज होता है। उसकी वजह से क्या होगा बच्चों? आपने कहना कि एडीएच जो होगा वो रिलीज हुआ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, फिर क्या हुआ? V2 रिसेप्टर को मैसेज मिला, एक्वापोरिन 2 की इंजर्शन हुई, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई। और भाई जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो क्या यूरिन का वॉल्यूम कम हुआ और आपने कहना यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी। उसके नतीजे में वाटर के अंदर जो ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। जब ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी एक तरह की कम होगी। मेरे ख्याल में अब इससे ज्यादा अच्छे तरीके से हम नहीं बता सकते। कोई ऐसा बच्चा जिसका फिर भी कोई पॉइंट रह गया वो बता सकता है। शाबाश एनीवन बच्चों। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? बाकी ये मैंने बताया था कि V1 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर पाए जाते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है एक तरह की इसकी ज्यादा होती है बच्चों। ये आपने याद करना है। दूसरी बात जो बातें आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है वो क्या है? आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल कि किसी भी पेशेंट के अंदर, अब एक लम्हे के लिए कुछ यूं कीजिएगा, मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का बेसिकली जो काम है वो क्या है? शाबाश, ये बता दें मुझे। एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो काम है वो क्या है? आपने कहना है एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो मेन काम होता है वो ये है कि वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है? एक तरह का आपने कहना है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है बच्चों। ठीक हो गया? अब एक लम्हे के लिए कुछ शू समझें, अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, एंटी डायरेटिक हार्मोन ये काम करता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक हो गया बच्चों? अब आप खुद सोचो, अगर किसी बंदे के अंदर एंटी डायरेटिक हार्मोन सही तरह काम नहीं कर रहा बच्चों, तो मुझे ये बताओ कि किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर से यहाँ पे जनाब आपका एक तरह का जो वाटर होगा उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी? शाबाश, ये बताइएगा। यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी? तो आपने कहना है कि यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती नहीं है, बल्कि ये सारे का सारा जो वाटर होता है वो एक तरह का यूरिन के अंदर जाता है। जब आपका वाटर जो होगा वो यूरिन के अंदर जाएगा और इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो मुझे अब आपने बताना है कि आपका जो यूरिन होगा वहां
वहां पर वॉल्यूम आपका ज्यादा है कम है? शाबाश, आपने कहना है कि अब जो यूरिन होगा वहां पे वॉल्यूम आपका ज्यादा है। अब वो कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर यूरिन के अंदर जो वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो इस तरह के यूरिन के सोल्यूशन को हम कहते होते हैं हाइपोओस्मोलर सोल्यूशन। क्या एक तरह का बच्चों हाइपोओस्मोलर सोल्यूशन कहते हैं। ऑन द अदर साइड, अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि आपका सारे का सारा यूरिन जो है, वॉल्यूम जो है वो यूरिन के अंदर जा रहा है और इसके नतीजे में जनाब ब्लड के अंदर तो कोई चीज जा ही नहीं रही बच्चों, ब्लड के अंदर कोई वाटर जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है? आपने कहना है कि जो सीरम होगा वहां पे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, एक तरह का कम हो जाएगा। और वो कंडीशन जिसके अंदर आपका सीरम के अंदर वॉल्यूम कम होता है, इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते होते हैं हाइपर ओस्मोलर सोल्यूशन। क्या एक तरह का बच्चों कहते हैं, एक तरह का हाइपर ओस्मोलर सोल्यूशन कहते हैं बच्चों। ठीक हो गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर आप पोलीयूरिया देखते हो, क्यों? क्योंकि वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा तो पोलीयूरिया ही होगा, और पोलीडिप्सिया देखते हो। ठीक हो गया। और इस कंडीशन को आप क्या कहोगे? शाबाश बच्चों, आपने कहना कि इस कंडीशन को हम कहते होते हैं बच्चों डायबिटीज इंसिपिडस। क्या क्या एक तरह का बच्चों डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, अगर आप इसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हो जिसके अंदर पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया कहते हो, आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, आपने कहना कि बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं। एक होता है सेंट्रल आपका आपका डायबिटीज इंसिपिडस, और दूसरा होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक हो गया, आपने ये कहना होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, जस्ट इमेजिन करें, डायबिटीज इंसिपिडस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एंटीडियोटिक हार्मोन आपका या तो पैदा नहीं हो रहा, या उसके रिसेप्टर का प्रॉब्लम है, या उसका रिसेप्टर जो है उसी तरह काम नहीं कर रहा। अब अगर हम आते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर, मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, जस्ट इमेजिन करें कि अगर किसी बंदे के हाइपोथैलेमस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटीडियोटिक हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, तो मुझे ये बताओ कि क्या आपके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी? शाबाश बच्चों, क्या आपके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी? आपने कहना कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। क्या आपके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जो वाटर हो, आपका जो ब्लड होगा उसकी जो ओस्मोलैरिटी होगी वो हाइपो होगी या हाइपर? आपने कहना है कि सीरम की जो ओस्मोलैरिटी होती है वो आपकी ज्यादा होती है, और यूरिन की जो ओस्मोलैरिटी होती है वो आपकी एक तरह की कम होती है। आपने ये कहना है पोलीयूरिया आप देखते होते हो, और साथ आपने कहना है कि पोलीडिप्सिया देखते हो। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ है, बंदा क्वेश्चन पूछे। दूसरी बात आपने ये कहनी है कि देखें, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एंटीडियोटिक हार्मोन कहाँ पे लगता था? आपने कहना है कि V2 रिसेप्टर पे लगता था। V2 रिसेप्टर्स कहाँ पे है? आपकी किडनी के अंदर। कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अगर फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल सेल्स, अगर किसी बंदे के अंदर V2 रिसेप्टर का ही प्रॉब्लम हो गया, क्या आपके एक तरह के कलेक्टिंग डक्ट को मैसेज एक्वापोरिन चैनल की इंसर्शन होगी? आपने कहना एक्वापोरिन चैनल की इंसर्शन नहीं होगी। जब आपके एक्वापोरिन चैनल की इंसर्शन नहीं हुई बच्चों, तो मुझे ये बताइएगा कि इसकी वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी? आपने कहना वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब आपके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वाटर कहाँ जाएगा? आपने कहना यूरिन के अंदर जाएगा। तो बात करने का जो मतलब है वो है क्या? बात करने का मतलब ये कि कोई भी ऐसा बंदा जिस बंदे के अंदर आप ये देखो कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, इस बंदे के अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो आपके रिसेप्टर की होती है, वो आपके रिसेप्टर की होती है जहां पे जनाब आपका एंटीडियोटिक हार्मोन से इंटरैक्ट कर नहीं रहा। तो मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि वो बंदा जिसके अंदर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस देखते हो, उसके अंदर एंटीडियोटिक हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा कम होगा? पहले नंबर पे बच्चों मुझे ये बताइएगा। शाबाश। वो बंदा जिसके अंदर आप नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस देखते हो, उसके अंदर एंटीडियोटिक हार्मोन का जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा कम होगा? बच्चों ये बताएं। आपने कहना नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जिस बंदे के अंदर देखी जाती है, उसके अंदर एंटीडियोटिक हार्मोन का लेवल जो होगा वो ज्यादा होगा। वो बंदा जिसके अंदर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस देखी जाती है, उसके अंदर एंटीडियोटिक हार्मोन का लेवल जो होगा वो कम होगा या नहीं होगा? अब आप देखो कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आता है जिसके अंदर आप नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस देखते हो, एंटीडियोटिक हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, तो इसके नतीजे में आप क्या देखोगे बच्चों कि आप जितना मर्जी भी बाहर से एंटीडियोटिक हार्मोन दे दो, क्या इसके ऊपर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऑन द अदर साइड अगर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस जो है इसके अंदर जनाब आपका ब्रेन पैदा नहीं कर रहा, तो आप बाहर से मेडिसिन की फॉर्म के अंदर अगर एंटीडियोटिक हार्मोन दोगे तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अंदर से पैदा नहीं हो रहा यार। तो आपने कहना होता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता होता है कि आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके अंदर पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया देखते हैं, उसके बाद वो ये कहता है कि इस बंदे के अंदर आपने डेस्मोप्रेसिन दिया, ये एंटीडियोटिक हार्मोन का दूसरा नाम जो होता है वह डेस्मोप्रेसिन होता है। आपने कहना कि ये दिया और उसके बाद उसकी जो सीरम की और यूरिन की जो ओस्मोलैरिटी वो तब्दील होगी, तो क्या है? आपने कहना ये आपकी नेफ्रोज आपकी सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी ओस्मोलैरिटी तब्दील होगी तो आपने क्या कहना एक तरह का ये सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है बच्चों। यहाँ तक कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसको नहीं समझ वो बंदा पूछ सकता है। और ऑन द अदर हैंड अगर वो ये कहे कि आपने डेस्मोप्रेसिन दिया और उसके बाद भी आपकी ओस्मोलैरिटी तब्दील नहीं हुई, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना भाई ये रिसेप्टर काम नहीं कर रहे इस वजह तो नहीं होगी। आपने कहना कि मेन जो प्रॉब्लम वो क्या आपका नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है बच्चों। शाबाश, क्लियर है बच्चों? मेरे ख्याल में कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने हमें पहले ज्वाइन नहीं किया, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माशाल्लाह पहले ज्वाइन किया वो अभी है नहीं। क्योंकि ये होती है चीज, देखें कल मैंने लेक्चर दे दिया, आज जो है रिवीजन का,
तो अब इंजॉय कर रही है अवाम। तो ये चीज़ होती है, कहते हैं हाँ चलो यार जब फ्री होंगे आराम से देख लेंगे। अभी मेरे ख्याल में चलो जो न्यू बच्चे हैं उनको फायदा हो रहा है, बाकी भी इंशाल्लाह सारों को हो रहा होगा, होप सो। अच्छा यार, तो अब देखें, हाँ तो यही चीज़ है ना, लेक्चर लेक्चर का मेन इशू है। लेक्चर आप देते हो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ये हम हमारी आदत कुछ यूँ है कि अगर हम किसी को भी फैसिलिटी दें तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ यार चलो बाद में देख लेंगे, और बाद में पढ़ते भी नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ बाद में 2 घंटे का लेक्चर नहीं सुना जाता इजीली। आप 2 घंटे का लेक्चर सुनने बैठते हो तो आप 2 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं करते हो, बल्कि आप 5 घंटे में करते हो। अब आप यहाँ पे 2 घंटे दिल लगा के बैठे हुए तो आप 2 घंटे में ही खत्म करोगे, लेकिन वहां पे आपने 2 घंटे में नहीं सुनना। वहां पे ऐसा होता है कि आप 2 घंटे वाला लेक्चर 5 घंटे में सुनते हो, चलो ठीक है इतना सुन लिया, चलो जी चाय पीने चले, चलो जनाब कोई और काम करने चले। तो ये वाला हिसाब होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपने देखना है कि आगे क्या होता है। अब देखें आगे का आपने याद याद करना वो क्या है। देखो बच्चों, आपसे ये बात का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर वन, एक ऐसा बंदा जिस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि एक तरह का इसके अंदर हो क्या रहा है, आपने कहना है कि अब मैं नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ कि आप इसके अंदर टेस्ट कौन सा करवाओगे। देखें आपने कहना है कि इसके अंदर जो हम टेस्ट करवाते हैं उसको कहते हैं वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। क्या तरह का बच्चों, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट करवाते होते हो। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट का मतलब क्या है, हम अपने एक तरह के एक नॉर्मल पर्सन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने पानी नहीं पिया और हम जनाब 8 घंटे बाद 7 घंटे बाद यूरिन करने जाएं, तो यूरिन जो आएगा वो कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूटेड होगा। शाबाश, मुझे ये बताइएगा बच्चों, जो यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूटेड होगा। तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, इस बंदे के अंदर जो यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। क्यों? क्योंकि जनाब आपने पानी पिया ही नहीं है। ठीक हो गया। अब एक बात, दूसरी बात आपने ये कहनी होती है कि इस बंदे के अंदर क्या होगा कि जब कंसंट्रेटेड यूरिन होता है तो उस यूरिन की जो osmolality होती है वो कम होती है, ज्यादा होती है। तो आपने कहना जो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है उसकी जो osmolality होती है वो ज्यादा होती है। अब इस बात को कुछ यूं समझिए बच्चों कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बंदा आता है, उस बंदे के अंदर है जनाब एक तरह का एंटीडायरोटिक हार्मोन या पैदा नहीं हो रहा, ये एंटीडायरोटिक हार्मोन जो है वो आपको उसके वू टू रिसेप्टर का प्रॉब्लम है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो पानी नहीं पी रहा तो भाई आपने कहना है कि अगर वो पानी नहीं भी पी रहा तो उसके वाटर की तो रीअब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रही किडनी के ट्यूब्यूल से। जब उसके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन किडनी के ट्यूब्यूल से नहीं हो रही तो उसके अंदर फिर भी जो यूरिन आएगा वो कौन सा होगा, एक तरह का डाइल्यूटेड होगा। और उसके अंदर डाइल्यूटेड यूरिन होगा, नंबर वन। नंबर टू आपने कहना कि उसकी जो osmolality होगी वो कौन सी होगी, एक तरह की हाइपोस्मोलर होगा। तो बात करने का मतलब क्या है, बात करने का मतलब बच्चों कुछ यूं है कि आपने ये कहना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने पानी पीना छोड़ दिया और उसके बावजूद उसकी जो यूरिन की ओस्मोलैरिटी है वो कंसंट्रेटेड नहीं है, तो आपने कहना है वो डाइल्यूटेड है। तो आपने कहना होता है वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट है। और अगर आपने कहा कि हाँ जी जनाब वो पेशेंट, जिस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि यूरिन की ओस्मोलैरिटी जो है वो तब्दील हो गई है, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना होता है कि वो वाला जो है वो जनाब आपका एक तरह का साइकोजेनिक पोलिडिप्सिया है। अब साइकोजेनिक पोलिडिप्सिया का मतलब पता है क्या होता है, आपके पास तीसरे नंबर पे एक पॉइंट आता है जिसको हम प्राइमरी पोलिडिप्सिया या साइकोजेनिक पोलिडिप्सिया कहते होते हैं। बच्चों पता क्या है, हमारे एक दोस्त हैं उनके भी साथ भी यही होता है। वो जनाब पानी पीते हैं, पानी ना भी पिए तो इन लोगों में पता क्या आता है, वो पानी पीते हैं और जनाब इनको फौरी यूरिन आता है। बंदा कहेगा यार इसको है क्या, मतलब फौरी यूरिन कर रहा है, हर आधे घंटे बाद इसको यूरिन आना शुरू हो जाता है। और बंदा जब देखता है कि वो कहता है कि यार इसका मसला है, बंदा सोचता है यार पानी पी तो इतना रहा नहीं, तो आ कहाँ से रहा है। ठीक हो गया बच्चों। तो आपने कहना होता है कि अगर एक बंदा ऐसा है जिसको कोई ना कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कोई घबराहट है, और उसके बाद वो पानी भी बहुत पी रहा है और पानी पीने के बाद उसको यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आपने ये नहीं कहना कि हाँ जी जनाब इसके अंदर कोई बीमारी है। जब आप उसके अंदर वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट करोगे तो उसके अंदर जो यूरिन आएगा वो कौन सा आएगा, वो कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूटेड होगा। अब क्योंकि ये एक तरह का किडनी इसका नॉर्मल दिमागी इशू है वैसा, तो आपने क्या कहना है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम होगा वो आपका कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, जिसकी वजह से आपने कहना ये प्राइमरी पोलिडिप्सिया है। समझ आ गई बच्चों, ये आपने याद करना है। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर सेंट्रल के अंदर क्या होता है, आपने कहना ब्रेन जो होता है वो आपका एडीएच बनाता नहीं है, किडनी कैन नॉट रीअब्सॉर्ब वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ द डाइल्यूटेड यूरिन होगा, नो एडीएच होता है। बाकी ये जो कॉजेज हैं इसको आपने एक बार देख लेना। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे आपने कहना कि नेफ्रोजेनिक के अंदर क्या होता है, नेफ्रोजेनिक के अंदर बच्चों जो करवाता होता है ना, लिथियम आपका मोस्ट कॉमन होता है, डिमैक्रोसाइक्लिन करवा सकता है, हाइपरकाल्सीमिया करवाता है, डायूरेटिक्स करवा सकता होता है, सॉरी आपका डायूरेटिक्स हम देते हैं, हाइपोकलीमिया करवाता है। इसके अंदर क्या होगा, डीडीएच है लेकिन किडनी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, नो रिस्पॉन्स। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने कहना होता है। उसके बाद प्राइमरी
प्राइमरी डिप्सिया क्या है? एक्सेसिव वाटर इनटेक, साइकोटिक इलनेस होता है, डैमेज टू द थर्स्ट सेंटर हो सकता है, टू मच वाटर इनटेक, एडीएच बिकम सप्रेस, किडनी एक्सक्रीट डाइल्यूटेड यूरिन, ये आपने कहना होता है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल में अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक बाद आपको किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन बंदा पूछ सकता है। पहले नंबर पे क्या हुआ? वाटर रिस्ट्रिक्शन हुआ। वाटर रिस्ट्रिक्शन के अंदर क्या हुआ कि वो बंदा जिसके अंदर क्या होगा? लो रहेगा। ठीक है, रिमेन लो, रिमेन लो। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने यूरिन आपका पानी रोका और फिर भी डाइल्यूटेड है, यानी कि हाइपोस्मोलर है, तो आपने कहना वो कि एक तरह का डायबिटीज इंसिपिडस है। लेकिन जिसमें चेंज हो गया वो क्या है? वो प्राइमरी डिप्स है। देखें ये कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? आपने एडीएच दिया, एडीएच देने के बाद अगर फॉर एग्जांपल तब्दील हो गया तो आपने कहना एक तरह का सेंट्रल डायबिटीज। अगर तब्दील नहीं हुआ तो आपने कहना नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक हो गया बच्चों? बाकी सीरम की ओस्मोलैरिटी को भी सेम वैसे याद करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर डायबिटीज इंसिपिडस देखते हो तो यूरिन बंदे को बहुत ज्यादा आता है। जब यूरिन बंदे को बहुत ज्यादा आता है तो ब्लड के अंदर फ्लूइड कम रह जाता है, जिसकी वजह से ओस्मोलैरिटी आपकी बढ़ जाती है बच्चों। ये आपने याद करना। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन को डिस्कस करते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है बच्चों। क्लियर है? अच्छा बच्चों, अब हम फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा और आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखें, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोलैक्टिन हार्मोन पैदा कहाँ से होता है। आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है कि अगर ये हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस यहाँ से आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर से आपने ये कहना होता है कि आपका एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम होता है थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक हो गया? थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन आता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में बच्चों दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल को हम कहते होते हैं बच्चों थायरोट्रॉफ, क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? थायरोट्रॉफ। और दूसरा जो सेल होता है उसको हम कहते हैं एक तरह का लैक्टोट्रॉफ, क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? लैक्टोट्रॉफ कहा जाता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा जी। जो थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन बच्चों होता है ना, ये आपका दोनों तरफ मैसेज देता होता है। यानी कि थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन आया, ये लैक्टोट्रॉफ को भी मैसेज देता है और उसके बाद ये आपके थायरोट्रॉफ को भी मैसेज देता है। जब आपके एक तरह का लैक्टोट्रॉफ को मैसेज मिलता है तो इसके नतीजे में क्या मिलता है? बनता है आपने कहना कि प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता होता है। ठीक हो गया बच्चों? और जब आपके थायरोट्रॉफ को मैसेज मिलता है तो इसके नतीजे में क्या बनता है? आपने कहना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है, जिसके नतीजे में T3 और T4 बनता होता है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि क्या इसका एक तरह का मैकेनिज्म होता है। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर कुछ यूं रखनी है कि सबसे पहले क्या होता है? आपने कहना कि सबसे पहले थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है। ये थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन होता क्या है? आपने कहना होता है कि एक तो थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर आपने कहना है कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी में आया तो वहां पर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक को आप कहते हो बच्चों थायरोट्रॉफ और दूसरे को आप कहते हैं एक तरह का लैक्टोट्रॉफ। ठीक है, लैक्टोट्रॉफ वो होते हैं जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को पैदा करते होते हैं। यहाँ पे आपने कहना है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है और उसके बाद आपने कहना होता है कि थायरोट्रॉफ वो होता है जो कि आपने कहना है कि T3 और T4 की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक हो गया? TSH की प्रोडक्शन करवाता है। और TSH हार्मोन आपके थायराइड ग्लैंड के पास जाते हैं और थायराइड ग्लैंड से क्या कहता है एक तरह का बच्चों T3 और T4 की प्रोडक्शन करवाते हैं बच्चों। अब देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन काम क्या करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन आपने ये कहना होता है कि किसी भी फीमेल के अंदर जो अगर रिलीज ज्यादा अमाउंट में होगा तो ये क्या काम करता है? आपने कहना प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो मेन काम होता है वही होता है कि मिल्क की प्रोडक्शन करवाना। किसकी प्रोडक्शन करवाना? मिल्क प्रोडक्शन के अंदर हेल्प ये करता होता है। नंबर वन बच्चों। नंबर टू, आपने ये बात अपने जेन के अंदर रखनी है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। किसको? आपका गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को ब्लॉक करता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर क्या पैदा करता है। आपने कहना है कि गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर दो तरह के हार्मोन पैदा कर रहा होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं आपने कहना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा जो हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक होगा बच्चों? ये आपके हार्मोन पैदा करता है गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपने ये कहना है कि मेल के अंदर ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाता होता है। एलएच हार्मोन जो मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता होता है। और फीमेल के अंदर आपने कहना है कि ये ओवरी की जो ओवम होता है बच्चों, आपने कहना है कि उसकी क्या होती है एक तरह की बच्चों, आपने कहना है कि जो भी ओवरी होगी उसके अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको ये मैच्योर करता है। क्या करता है एक तरह का बच्चों? फॉलिकल्स को एक तरह का बच्चों मैच्योर करता है बच्चों। आपने ये कहना है, आपने कहना फॉलिकल मैच्योर करेगा, नंबर वन। नंबर टू, आपने ये कहना होता है कि ये एफएसएच हार्मोन क्या एफएसएच हार्मोन जो होता है एलएच सॉरी जो हार्मोन होता है वो फीमेल के अंदर क्या करता है? आपने कहना है कि एलएच हार्मोन जो होता है वो फीमेल के अंदर ओवल्यूशन करवाता है। ओवल्यूशन जब होती है तो एग पैदा होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा जी। अगर एग पैदा होगा तो फीमेल क्या है? फर्टाइल है। अगर फॉर एग्जाम्पल ओवल्यूशन हो रही है तो फीमेल के अंदर क्या हो रही है? मेंस्ट्रुएशन हो रही है। और अगर मेल के अंदर स्पर्म है तो क्या है? मेल जो है वो जनाब एक तरह का फर्टाइल है। अगर मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है तो क्या है? अब मेल के अंदर प्रॉपर इरेक्शन है। ठीक हो गया? अब आप खुद सोचो कि अगर किसी भी फीमेल या मेल के अंदर जस्ट इमेजिन करें, अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि फीमेल के अंदर अगर किसी भी फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो पहले नंबर पे मुझे ये बताओ कि मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपने कहना है कि मेमरी ग्लैंड से मिल्क जो होगा वो एक तरह का बाहर निकलेगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं गलैक्टोरिया। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? गलैक्टोरिया कहते होते हैं। नंबर
नंबर 1। नंबर 2 आपने ये कहना होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाता है, तो इसके नतीजे में आपने कहना है एफएसएच हार्मोन जो होता है वो आपका एक तरह का पैदा नहीं होता। जब एफएसएच हार्मोन पैदा नहीं होता तो जो फॉलिकल्स होते हैं वो आपके मैच्योर नहीं होते। जब फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते तो आपने कहना कि अंडा प्रॉपर बनता ही नहीं है। जब अंडा प्रॉपर बनेगा ही नहीं तो उसके अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन करवाता ही नहीं है, जिससे अंडा रिलीज नहीं होता। तो मतलब क्या, ओवुलेशन ही नहीं हो रही। और अगर किसी भी फीमेल के अंदर ओवुलेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, आपने कहना कि इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। अब दूसरी बात आपने कहना था फीमेल क्या हुई, इनफर्टाइल हुई। चौथे नंबर पे आपने कहना कि किसी भी फीमेल के अंदर अगर एक बंदा है उसके अंदर एक तरह का टेस्टोस्टेरोन है तो टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो इरेक्शन करवाएगा। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो फिर क्या होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, इंपोटेंसी हो जाएगी। उसके बाद मेल के अंदर अगर स्पर्म नहीं है तो क्या वो भी इनफर्टाइल है। तो बात करने का मतलब ये है कि किसी भी फीमेल के अंदर अगर एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक फीमेल आती है जिसके अंदर अब गैलेक्टोरिया, उसके बाद वो ये कहे कि उस फीमेल के अंदर बच्चों आपका एमेनोरिया, उसके बाद इनफर्टिलिटी, आप ये देखो, और उसके बाद लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो ये कि सेक्सुअल इंटरेस्ट जो होता है उसका कम हो जाता है। और अगर कभी कभी एग्जामिनर ये कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद जो है वो फर्टाइल नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो क्या आपने कहना प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा हो सकता है। इस वजह से कभी भी कोई फीमेल आपके पास आती है या मेल आता है जिसके अंदर इनफर्टिलिटी का इशू हो तो उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन हम लाजमी चेक करते होते हैं। और ऑन द अदर साइड अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस मेल के है, उस मेल के अंदर आप ये देखते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इंपोटेंसी है, उसके पास स्पर्म्स काउंट उसकी कम है, उसके बाद ये कहा जाए कि उसके अंदर गायनेकोमेस्टी है, तो ये क्या आपने कहना ये भी आपका प्रोलैक्टिनीमिया है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो चुका है। अब हम ये देखते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर किस किस कंडीशन में ज्यादा हो सकता है बच्चों। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोलैक्टिन हार्मोन आपकी बॉडी से निकलता कब है। आपने कहना है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन वो हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी के किडनी से निकलता है। तो अगर किसी भी फीमेल के अंदर किडनी जो है वो फेल हो चुकी है तो क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन आपकी बॉडी से निकलेगा बाहर? नहीं। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर, आपने कहना होता है कि आपका ज्यादा हो जाएगा। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो प्रोलैक्टिनीमिया देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 आपने कहना है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन कब ज्यादा रिलीज होता है, जब भी बेबी जो होता है माँ को देख के हंसता है, या एक तरह का आपने कहना जब हंसेगा तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होगा। माँ बेबी को क्या करेगी, फीड करवाएगी। जब बेबी फीड करेगा तो बेबी क्या करेगा, सकिंग करेगा। जब ये सकिंग करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तरह का आपने कहना कि प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज्यादा प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, आपने कहना मिल्क आपका प्रोड्यूस होता है। नंबर 2। नंबर 3 आपने क्या कहना होता है बच्चों कि इसके अंदर क्या होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर आप ये देखो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है। एक मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, एक फीमेल है जिसको हाइपोथायराइडिज्म है, कि एक तरह का बच्चों हाइपोथायराइडिज्म है। मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है, वो फीमेल जिसके अंदर आप हाइपोथायराइडिज्म देखते हो उसके अंदर T3 T4 का लेवल जो होता है वो क्या देखते हो, आपने कहना T3 T4 का लेवल जो होता है वो कम देखते हो। जब किसी भी फीमेल के अंदर T3 T4 का लेवल कम होगा तो इसके बदले में थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को मैसेज ज्यादा मिलेगा। जब आपका थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को बच्चों वैसे ज्यादा मिलेगा तो इसके नतीजे में मुझे ये बताओ कि थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आपको दो जगह पे मैसेज देता था। एक आपका जो मैसेज मिलता था वो मिलता था थायरोट्रॉफ को, जिसकी वजह से TSH हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होती थी। दूसरी जगह पे जहां पे मैसेज मिलता था उसका नाम होता था लैक्टोट्रॉफ, और लैक्टोट्रॉफ को मैसेज मिलेगा तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी कि नहीं होगी। बात करने का मतलब ये है कि वो फीमेल जो हाइपोथायराइडिज्म की फीमेल होती है उस फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल क्या देखोगे, ज्यादा देखोगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाईजान प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल आप कैसे ज्यादा देख सकते हो, तो आपने इसका आंसर ये देना है कि देखें अगर कोई भी फीमेल ऐसी होती है जिसके अंदर आप ये देखते हो कि आपका T3 T4 का लेवल कम है, तो इसके नतीजे में आपने कहना है कि थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, TSH का हार्मोन का लेवल जो होगा वो ज्यादा होगा। आपने कहना है कि इसके अंदर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल भी ज्यादा हो सकता है, ये आपने याद करना, ठीक है। और इस वजह से आप जब भी किसी के अंदर इनफर्टिलिटी का चेक करते हो तो आप उसके अंदर थायराइड भी चेक करवाते होते हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि देखिए बच्चों, लीवर जो होता है, लीवर के अंदर आपने कहना है कि अगर किसी बंदे के अंदर आप लीवर सिरोसिस देखते हो तो लीवर सिरोसिस की वजह से क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल अगर किसी के अंदर बढ़ा तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि आपने कहना है एस्ट्रोजन जो होता है वो एक तरह का ऐसे ही काम करता है कि प्रोलैक्टिन के लेवल को ज्यादा करेगा। एक बात, तीसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है बच्चों कि वो फीमेल जो ओसीपीज यूज करती है, तो ओसीपीज के अंदर क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन के अंदर क्या करेगा कि वो आपने कहना है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल होगा वो एक तरह का ज्यादा करेगा। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा आपसे ये पूछे कि हाँ जी जनाब किस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ सकता है, तो आपने ये कहना होता है कि मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल किडनी फेल हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, तीसरे नंबर पे ओसीपीज हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, बेबी जो होता है उसका हंसना, उसका फीड करना, ये हो सकता है। ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपने याद करना है। इसके बाद आपने कहना है कि कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिनोमा। अब देखें, हाँ एक और बात होती है बच्चों, कभी भी आप लोगों से ये एग्जामिनर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछता होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर का नाम क्या, आपने कहना डोपामिन, क्या एक तरह का बच्चों डोपामिन। अब बात को ये थोड़ा सा याद कीजिएगा कि डोपामिन क्या काम करता होता है कि ये आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल को कम करता है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि डोपामिन कैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल कम करता होता है, आपने ये कहना होता है कि ये हाइपोथैलेमस के पास जाता है, उधर से थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को मैसेज देता है और आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से भी प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। अब एक लम्हे के लिए कुछ यूं समझे बच्चों कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज करें जिसके अंदर जनाब आपकी एंटी इमेटिक्स ड्रग हो, जैसा कि मेटक्लोप्रामाइड, कौन सी एक तरह की मेटक्लोप्रामाइड, या फिर आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग हो, ये एंटीसाइकोटिक
ड्रग और मेटक्लोप्रामाइड ड्रग्स जो होती है वो काम पता क्या करती है, वो डोपामिन ब्लॉकर है। जब आपकी डोपामिन ब्लॉक हो जाएगी तो इसके नतीजे में क्या होगा कि प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाली कोई ड्रग पैदा होगी। क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए कोई आपका मैसेज जाएगा? आपने कहना किसी तरह का कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर पैदा नहीं होगा जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को इनहिबिट कर सके। जब आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन किसी भी लेवल पे इनहिबिट नहीं होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो, इस कंडीशन को हम हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कहते होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक कॉज होता है। उसके बाद आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई फीमेल आती है, उस फीमेल के अंदर आप ये देखते हो, या मेल आपका है उसके अंदर आप ये देखो कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की पिट्यूटरी एडिनोमा है, कि एक तरह का बच्चों पिट्यूटरी एडिनोमा है। जब किसी के अंदर पिट्यूटरी एडिनोमा देखते हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है। एक बात अपने ज़हन के अंदर रखें बच्चों कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते हो कि एक तरह का अब ये है, ठीक हो गया बच्चों, कि अगर ये आपका एक तरह का पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ट्यूमर बन गया और ये ट्यूमर आपका बढ़ रहा है। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ऑप्टिक कियास्मा। क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्टिक कियास्मा कहते होते हैं। जब आपका ऑप्टिक कियास्मा का कंप्रेशन होता है, जब भी आपका ऑप्टिक कियास्मा का कंप्रेशन होता है ना, तो आपने कहना है कि इस वजह से आप क्या देखते हो, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया देखते हो। अब ये बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया क्या होता है, इसको अभी हमें अभी यहाँ पे तो नहीं बता सकता। आपने ये कहना है कि अगर ये आपकी आंख है ना, ये दो मतलब कि यहाँ पे नेजल साइड है, तो आपकी जो टेम्पोरल साइड होगी यहाँ से आपको नजर नहीं आएगा, दोनों साइडों से। ठीक है, आंखों की जो दोनों साइड वाली बाहर वाली जो साइड होगी वहां से नजर नहीं आता। इस कंडीशन को हम बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया कहते होते हैं। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक फीमेल आती है, उसके अंदर आप क्या देखते हो, हेडिक देखते हो, मतलब कि हेडिक देखा, उसके अंदर आपने ये कहा कि गायनेकोमेस्टिया देखा, सॉरी गायनेकोमेस्टिया नहीं होगा, हेडिक देखा, उसके बाद आपसे ये कहा जाए कि उस फीमेल के अंदर जो है वो आपके एक तरह का प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। उसके बाद आपने ये कहा जाए कि उसके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो है। उसके बाद आपको ये कहा जाए कि प्रेगनेंसी उसको नहीं हो रही, और उसके अंदर बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया एग्जामिनेशन के ऊपर। तो ये क्या है, आपने कहना प्रोलैक्टिनोमा, मतलब कि ट्यूमर बन चुकी है। क्या होगा एक तरह का बच्चों, प्रोलैक्टिनोमा मतलब कि ट्यूमर बन चुकी है। प्रोलैक्टिनोमा को ट्रीट करने वाली जो ड्रग्स होती है वो क्या है, आपने कहना है प्रोलैक्टिन को ट्रीट करने वाली जो ड्रग्स होंगी वो डोपामिन एगोनिस्ट होंगी। डोपामिन एगोनिस्ट होंगी बच्चों, वो ड्रग्स जो डोपामिन को एक तरह का स्टिमुलेट करती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डोपामिन वो होती है जो कि आपके एक तरह का, आपने कहना है कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर है। तो वो मेडिसिन जो डोपामिन को एक तरह का स्टिमुलेट करती है, उन मेडिसिन का नाम क्या होता है बच्चों? शाबाश, आपने कहना ब्रोमोक्रिप्टिन और कैप्रोगोलाइन। कहते हैं बच्चों ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कैप्रोगोलाइन, ये आपने याद करना है। बस ये सिंपल सी बात है बच्चों। यहाँ पे देखें, यहाँ पे यही बात लिखी कोई और रॉकेट साइंस नहीं लिखी हुई। सेक्रेटरी मेनली बाय इलेक्ट्रोट्रॉफ, ये आपको पता है। स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रोथ हार्मोन, आपने ये कहना होता है, ऐसा ही होता है कि हाँ जी जनाब ये ग्रोथ हार्मोन का होता है। और ये एक और बात आपने याद रखनी है कि ये फिजियोलॉजिकली एक तरह का भी हेल्प करता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब बच्चों पता है क्या होता है, कि आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का ये आपका आपने कहना है कि ये फिजियोलॉजिकली आपको हेल्प करता है। कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि फिजियोलॉजिकली हेल्प का मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकली हेल्प का बच्चों मतलब ये होता है कि आपने ये बात याद रखनी है कभी भी इसके अंदर ये है कि एक फीमेल है जैसा कि आपको पता है। ठीक है, अब उस वो जब तक ना मदर अपने बच्चे को फीड करवा रही है, ठीक है, वो डिलीवरी हुई बच्चे को फीड करवा रही है, ठीक हो गया। अब देखें कि उसके अंदर क्या होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा। तो अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर भी रही है और वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रही, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% नहीं होती, ये सिर्फ 5 to 10% इफेक्ट करती होती है बात, ठीक हो गया। तो इस वजह से अक्सर ये कहा जाता है कि हाँ जी जनाब आपने अपने बच्चे को अपना फीड लाजमी करवाना है। समझ आई बच्चों की नहीं? क्योंकि वो एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर भी काम करती है बच्चों। क्लियर है? अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये देखें, मिल्क प्रोडक्शन ओवुलेशन को इनहिबिट करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करती है, गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन को इनहिबिट करती है। वही एसेंशियल फॉर द लैक्टेशन द रिप्रोडक्टिव, वही वाली बात है बच्चों। कोई सिंपल कोई एक चीज ऐसी नहीं जो हमने ना पढ़ी हो। एडिनोमा ये वाला आ गया, हाइपोथायराइडिज्म आ गया, चेस्ट वाली इंजरी हो गई, क्रोनिक रेनल फेलियर, आइडियोपैथिक और प्रेगनेंसी निपल स्टिमुलेशन, इसकी वजह से भी क्या होगा एक तरह का बच्चों आपने कहना है। और उसके बाद ब्रोमोक्रिप्टिन क्रीपर कैबरग्लाइन, अगर फॉर एग्जांपल आपका ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरग्लाइन से भी नहीं निकलता प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो आपने कहना हम ट्रांसफिनाइडल सर्जरी करते होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है। ओके जी, अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है, अगर एक लम्हे के लिए कुछ यूं समझे यार, इसके अंदर पता क्या है, एक चीज आती होती है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि जस्ट इमेजिन करें एक ना फीमेल, एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। सबसे पहले आपने ये कहना है कि एक फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब जैसे ये फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक होगा बच्चों, तो इस प्रेगनेंसी के अंदर आप क्या देखते हो कि इसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है वो एक तरह का ज्यादा होता है। अब आपको वो ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रोलैक्टिन हार्मोन पैदा कहाँ से होता है। आपने कहना कि प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से पैदा होता है।
अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से पैदा होता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी आपका साइज में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपने कहना कि ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक हो गया, क्योंकि वो आपका पूरा साल तो पैदा कर रहा होता है बच्चों। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि अगर एक फीमेल है, उसने अब डिलीवरी दी है, तो जब डिलीवरी दी है, तो डिलीवरी के दौरान उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है। जब उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, यानी कि 1 लीटर से ज्यादा ब्लीडिंग हुई उसको, आपने कहना सी सेक्शन के दौरान, या 500 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हुई उसको एक तरह का नॉर्मल डिलीवरी के दौरान, एसवीडी के दौरान। जब उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई, तो मुझे ये बताओ कि अब उसका जो ब्रेन है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, उसको उतना ब्लड मिलेगा? शाबाश, मुझे ये बताइएगा बच्चों, क्या उसको उतना ब्लड मिलेगा? आपको पता है कि अब उसको उतना ब्लड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? अस्कीमिया हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपने कहा कि हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगा। अब इसके अंदर एग्जामिनर क्या कहेगा कि वो फीमेल क्या अब आपका लैक्टेट करवा सकती है? लैक्टेशन क्या करवाती थी जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरह काम करे? अब तो लैक्टेशन हो नहीं सकती। तो एग्जामिनर बच्चों पता क्या कहता होता है? एग्जामिनर ये कहता होता है कि फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा, a 30-year-old female present to you with complaint of failure to lactate her baby, ठीक हो गया, and upon investigation she confirmed that she lost a huge amount of the blood during the delivery procedure, and what's your diagnosis? तो आपने कहना है शीहान सिंड्रोम। ठीक होगा बच्चों, आपने कहना है एक तरह का शीहान सिंड्रोम कहते हैं, और इसके अंदर आपने कहना है पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से ही होता है। और आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी अगर अगर नेक्रोसिस हुई है, तो क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन ही कम होगा? नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन पैदा होते हैं वो सारे के सारे कम होंगे। जैसे कि थायराइड भी तो इधर से पैदा होता है, थायराइड भी कम, कोर्टिसोल भी इधर से होता है, वो भी कम, एसीटीएच नॉट कोर्टिसोल, एसीटीएच भी इधर से पैदा होता है, वो भी कम। ठीक हो गया बच्चों, आपने ये कहना है। उसके बाद आपने कहना होता है ग्रोथ हार्मोन भी इधर से पैदा होता है, वो भी कम। मतलब कि हर तरह का जो हार्मोन होगा वो बच्चे एक तरह का कम हो जाता है बच्चों। ये आपने कहना, इसको पोस्टमार्टम हेमरेज कहते होते हैं बच्चों, ये आपने याद करना। अब देखो बच्चों को पैराथायराइड हार्मोन क्या काम करता है। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? ओके जी, अब हम आगे आते हैं। ओके बच्चों, पैराथायराइड हार्मोन। चलो जी, पैराथायराइड हार्मोन ਨੂੰ डिस्कस करते हैं। पैराथायराइड हार्मोन के बारे में बच्चों आपने ना, यार सिंपल सिंपल चीजें हैं, बड़ा ही इजी है ये तो। आपने कहना है कि ये पीटीएच होता है, पैराथायराइड हार्मोन होता है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर बच्चों करता पता क्या है? आपने कहना है कि पैराथायराइड आपकी हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर ये काम करता होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे, तो आपने कहना है कि ये पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ना, वहाँ से रिलीज होता है, नंबर वन। ठीक है, वहाँ पे बच्चों आपने कहना होता है कि 4 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, 4 तरह के सेल्स होते हैं, और इसका जो मेन काम होता है ना, उन सेल्स का आपने कहना है कि इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि आपके कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर ज़्यादा करना, फास्फेट के लेवल को ब्लड के अंदर कम करना। और इसके अंदर आपने ये कहना होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करेगा, चीफ सेल से रिलीज होता है। कहाँ से? आपके एक तरह का चीफ सेल से। अब आप खुद सोचो कि पैराथायराइड हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करता है और फास्फेट के लेवल को क्या करता है, एक तरह का बच्चों कम करता है, ये आपको पता है। अब एक बात को आप समझें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कैल्शियम का लेवल और फास्फेट का लेवल कैसे कम करता है, इसको आपने समझना है। पहले नंबर पे मुझे ये बताना है कि पैराथायराइड हार्मोन आपके कितने वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। पीटीएच, आपने कहना 3 वर्ड्स हैं, पी टी एच। तो आपने कहना जब ये 3 वर्ड्स हैं तो ये 3 जगहों पे ही एक्ट करता है। पहला जहाँ पे एक्ट करता है, तो आपने कहना हम खाना खाते हैं, तो जहाँ पे हम खाना खाते हैं तो ये आपके इंटेस्टाइन पे आता है। यहाँ से बच्चों आपने कहना है कि कैल्शियम और फास्फेट दोनों की एब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करता है? एक तरह का कैल्शियम प्लस फास्फेट दोनों की क्या करता है, एक तरह की एब्जॉर्प्शन करवाता है। कहाँ से? आपके खाने वाली जगह से, जीआईटी से। नंबर वन, इंटेस्टाइन, ये देखिए कैल्शियम और फास्फेट दोनों की एब्जॉर्प्शन करवाता है। नंबर टू, आपने क्या कहना है? आपने कहना दूसरा जहाँ पे हेड एक्ट करता वो था बोन्स। ठीक है, ये क्या काम करता है कि बोन्स को तोड़ता है और बोन्स में से कैल्शियम को रिलीज करवाता है, जिसको हम कहते हैं रिजॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एक तरह का बच्चों रिजॉर्प्शन। और जहां से आपके जीआईटी से आपका एक तरह का कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब आपका अब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर जाता है, तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तीसरे नंबर पे बच्चों आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि क्या होगा
आपने ये कहना होता है कि तीसरे नंबर पे ये आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पे एक्ट करता है, किडनी के ऊपर। जब ये किडनी के ऊपर एक्ट करता है तो वहां पे हर चीज को उल्टा कर देता है। क्या मतलब? बच्चों आपने कहना है कि ये किडनी के ऊपर आएगा, किडनी के ऊपर आकर ये आपके प्रोक्सिमल कन्वलेटिव ट्यूब्यूल से ना फास्फेट को एक्सक्रीट करवाता है। एक्सक्रीट, जब ये एक्सक्रीट करवाएगा तो क्या होगा? आपने कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर फास्फेट का लेवल आपका कम हो जाएगा, और ये कैल्शियम को डीसीटी से एब्जॉर्ब करवाता है। जब डीसीटी से आपके कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फाइनल रिजल्ट भाईजान यही हुआ कि पैराथायराइड हार्मोन की वजह से कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा, फास्फेट का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आए, बंदा पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। शाबाश बच्चों। तो पहले नंबर पे तो आपने ये देख लिया ना कि ये कैसे काम करता है। तो आपने कहना बोन्स में से कैल्शियम को निकालता है, उसके बाद आपने कहना किडनी के अंदर से एक्सक्रीट करता है, आपने कहना फास्फेट को और कैल्शियम को आपने कहना रीअब्सॉर्ब करता है, और उसके बाद आपने कहना कि इंटेस्टाइन से आपके कैल्शियम को एक तरह का रीअब्सॉर्ब करवाता है बच्चों। दूसरी बात आपने बच्चों ये याद करनी होती है, वो क्या देखिए, जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ना बच्चों, इसका जो काम होता है वो विटामिन डी की एक्टिवेशन होता है। एक तरह का विटामिन डी की एक तरह की एक्टिवेशन होता है बच्चों। अब इस बात को कुछ यूं समझिएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे ये कहा जाए कि आपका जो विटामिन डी होता है वो कहाँ पे एक्टिव होता है, तो आपने कहना है कि विटामिन डी जो है ना बच्चों, फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी जो है, आपने कहना है कि विटामिन डी ये है, ये विटामिन डी आपका कहाँ पे होता है? आपने कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। और अभी मैं सारे का सारा मैकेनिज्म नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं इतना बताऊंगा कि विटामिन डी आपके लीवर के अंदर स्टोरेज फॉर्म में होता है, और ये स्टोरेज फॉर्म वाला विटामिन डी जिसको हम कहते हैं 25 हाइड्रोक्सी कोलेकाल्सिफेरॉल, ठीक हो गया। ये आपके किडनी के पास जाता है, किडनी के पास जाके वहां पे आपके एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, क्या कहते हैं एक तरह का 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। ये आपका पैराथायराइड हार्मोन 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम को मैसेज देता है। जैसे ही 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम को मैसेज मिलता है तो इसके नतीजे में 25 हाइड्रोक्सीकोलेकाल्सिफेरॉल आपका 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलेकाल्सिफेरॉल में तब्दील हो जाता है, जिसको हम कहते हैं काल्सीट्रायोल या विटामिन डी 3। तो बात करने का मतलब ये है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर विटामिन डी की एक्टिवेशन करवाता है। क्या करवाता है? एक तरह के विटामिन डी की एक्टिवेशन करवाता है बच्चों पैराथायराइड हार्मोन। अब देखो बच्चों, समझ आइए कि नहीं? ये शाबाशी बता दीजिए, ये इस चीज की फिजियोलॉजी जो आपने याद करना है। और तीसरे नंबर पे आपने ये देखना होता है बच्चों कि ये किस तरह आपका एक तरह का आपकी बोन्स में से हड्डियों को एक तरह का तोड़ता है, और उसमें से क्या आपका ब्लड जो है ये कैल्शियम जो वो रिलीज करवाता है। देखो बच्चों, आपने कहना है कि यहाँ पे है रैंक, ठीक हो गया, ये रैंक है। आप ये समझो कि एक घर के अंदर ना दो भाई हैं, एक का नाम रैंक है और एक का नाम ओस्टियोब्लास्ट है, ठीक हो गया। एक का नाम एक तरह का ओस्टियोब्लास्ट है और एक का नाम एक तरह का ओस्टियोक्लास्ट है, ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट है। अब आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ओस्टियोब्लास्ट वैसे तो बोन फॉर्मिंग सेल में, ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है एक तरह का बच्चों? आपने कहना है कि ओस्टियोक्लास्ट वो होते हैं जिसको आपने ये कहना होता है कि एक तरह का बोन रिजॉर्प्टिव सेल्स हैं। अब इन दोनों के दरमियान में ना बच्चों एक प्रोटीन पाई जाती है, उसको हम कहते हैं ओस्टियोप्रोटीग्रीन प्रोटीन। क्या कहते हैं बच्चों? ओस्टियोप्रोटीग्रीन प्रोटीन। ये ओस्टियोप्रोटीग्रीन प्रोटीन बच्चों पता क्या काम करती है? ये इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देती। आप ये कहो कि अगर दो भाइयों की लड़ाई हुई हो और एक जो है वो जनाब आपस में लड़ाई को छोड़ दे, वो कहे यार छोड़ दे यार, छोड़ दे यार, क्या लड़ रहे हो, ठीक हो गया। अब होगा क्या कि अगर ओस्टियोप्रोटीन प्रोटीन ही ना रहे तो आपका ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट के आमने सामने हो जाएगा। जब ये आमने सामने होता है ना बच्चों, तो ओस्टियोब्लास्ट की सरफेस के ऊपर आपके रिसेप्टर होते हैं रैंक एल, ओस्टियोक्लास्ट की सरफेस के ऊपर आपके रिसेप्टर होते हैं रैंक। आपने कहना ये रैंक एल और रैंक रिसेप्टर आपस में सामने आते हैं, जिसकी वजह से आपका ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन हो जाती है। जब आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन होती है तो आपकी बोन्स की रिजॉर्प्शन होती है, यानी कि बोन्स आपकी टूटती हैं बच्चों। समझ आई कि नहीं आई? तो अगर कोई बंदा ये पूछे कि पैराथायराइड हार्मोन क्या काम करता है, पैराथायराइड हार्मोन बेसिकली ओस्टियोब्लास्ट को ओस्टियोक्लास्ट के साथ मिलाता है, ओस्टियोब्लास्ट को ओस्टियोक्लास्ट के साथ मिलाता है। ये आपने याद करना है बच्चों। आई समझ कि नहीं? शाबाश। और उसकी वजह से फिर क्या होगा? ओस्टियोक्लास्ट ओवर एक्टिव हो जाएगा। ओके जी, आ जाओ जनाब, आ गए। ये सारा बच्चों क्लियर है। अब आते हैं कैल्शियम की होमोस्टेसिस क्या होती है। यार देखो, अब ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस है ना, इसके बारे में ना आपने ना इतनी टेंशन नहीं लेनी। इसके अंदर आपने करना है कि कैल्शियम आपकी तीन फॉर्म में पाई जाती है। एक होती है आयनाइज फॉर्म, एक होती है एल्ब्यूमिन के फॉर्म के अंदर, एक होती है आपकी अनाइन के साथ जुड़ी हुई होती है।
जो आयनाइज फॉर्म या फ्री कैल्शियम होती है ना, जो फ्री होती है, आपने कहना यही सही वाली कैल्शियम होती है। आयनाइज्ड फॉर्म या जो फ्री कैल्शियम होती है, यही सही कैल्शियम होती है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। जिस वक्त आपकी कैल्शियम का सीन क्या होता है, क्या आपकी पीएच की वजह से आपका कैल्शियम इफेक्ट होती है? आपने कहना बिल्कुल होती है। आपने कहना कि अगर किसी भी इंसान की जो पीएच अगर वो ज्यादा हो जाएगी ना, ठीक हो गया, तो आपने कहना होता है कि इसके नतीजे में पता क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो कैल्शियम है ना वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जब आपका जो कैल्शियम है वो ज्यादा से ज्यादा एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगी, तो जो फ्री कैल्शियम है वो कम होगी कि नहीं होगी बच्चों, ये बता दीजिए। जो फ्री कैल्शियम है बच्चों वो कम होगी कि नहीं होगी? तो आपने क्या कहना है कि इसके नतीजे में क्या होगा कि फ्री कैल्शियम आपका कम हो जाएगा। जब आपका फ्री कैल्शियम बच्चों कम हो जाएगा, तो इसके नतीजे में मुझे ये बताओ कि आपकी बॉडी के अंदर पैराथायराइड हार्मोन आपका एक्टिव होगा कि नहीं होगा? पैराथायराइड हार्मोन एक्टिव हो जाएगा। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर किसी भी बंदे के अंदर आप ये देखते हो ना कि अल्कली है, तो आपने कहना कि कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा आपका एक तरह का बाइंड करता है एल्ब्यूमिन के साथ, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से आपने कहना है पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड बच्चों, अगर कभी भी आप ये देखो कि कैल्शियम का लेवल जो है वो एक तरह का आप पीएच जो है वो कम है, तो जो कैल्शियम है ना वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड ही नहीं करती। जब कैल्शियम आपके एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड नहीं करेगी, तो फ्री कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। जब फ्री कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो अब क्या होगा, अब आपने कहना है कि अब अगर फ्री कैल्शियम का लेवल बच्चों बढ़ चुका है ना, ठीक है, तो अब आपने कहना है कि पैराथायराइड हार्मोन जो होगा वो एक तरह का इनहिबिट होगा, वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है, ये आपका होम्योस्टेसिस में से कुछ पॉइंट है। आगे आ जाओ बच्चों के हाइपर पैराथायराइडिज्म क्या होता है इसकी तरफ। आज भी सारा करना है, शुरू से लेके एंड तक है। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं लगा हुआ हूँ। मुझे नहीं मसला। अगर सारा करना है तो सारा करवा देंगे, लगे हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा। अगर कहते हो कि सर जी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको नहीं आते वो करवा दे, तो वो करवा दूंगा। हमारा क्या है, हमने तो पढ़ाना ही है बच्चों। अच्छा, अब देखो कि आपका पैराथायराइड हार्मोन तो हो गया है, तो जब आपका पैराथायराइड हार्मोन हो गया तो आप हाइपर पैराथायराइडिज्म को भी देखो। तो पहले नंबर पे बच्चों आपने कहना है कि हाइपर पैराथायराइडिज्म वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है बच्चों। पैराथायराइड हार्मोन का काम ये होता है, आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर आपका कैल्शियम का लेवल का ज्यादा होना और फास्फेट का लेवल आपका एक तरह का कम होना, ये इसका काम है। अब आपने कहना है कि जिस बंदे के अंदर आप हाइपर पैराथायराइडिज्म देख रहे हो ना, ठीक है, आप हाइपर पैराथायराइडिज्म को देख रहे हो, इसके अंदर आपने कहना होता है कि इसकी तीन टाइप्स हैं। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। दूसरा आपने कहना होता है कि आपका सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने कहना है कि आपका टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है बच्चों। जब हम प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म कहते हैं ना बच्चों, तो आपने कहना है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो सकती है वो था पैराथायराइड ग्लैंड एडिनोमा का। एक तरह का बच्चों हो सकता है कि पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कोई ना कोई ट्यूमर हो, एडिनोमा, ठीक है। और यहाँ पे आपने कहना है ये पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया हो सकता है। जब आपका पैराथायराइड ग्लैंड का एडिनोमा होता है या हाइपरप्लेजिया होता है ना बच्चों, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर से ना पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। जब आपकी बॉडी के अंदर से पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, तो इसके नतीजे में आप क्या देखोगे, आपने कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल भी ज्यादा होगा और फास्फेट का लेवल का एक तरह का काम हो जाएगा। मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है, जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है। आपने कहना है कि जब कभी भी कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, तो आपने कहना है कैल्शियम जहां पे भी होगा इंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब आपके इंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है तो फिर क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया क्या करवाएगी, पैंक्रियाटाइटिस करवा सकती है, आपने ये कहना है। दूसरे नंबर पे आपने कहना है पेप्टिक अल्सर डिजीज करवा सकती है। तीसरे नंबर पे आपने कहना किडनी स्टोन करवा सकती होती है। चौथे नंबर पे आपने कहना कॉन्स्टिपेशन करवा सकती है। पांचवें नंबर पे अभी तो हमने डायूरेटिक्स आपका डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ा,
और डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है ना, जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, उसका एक कॉज क्या होता है, हाइपरकाल्सीमिया होता है। आपने कहना है कि ये डायबिटीज इंसिपिडस जो है ना, नेफ्रो डायबिटीज इंसिपिडस ये भी करवा सकती है, जिसकी वजह से बंदे को पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया हो सकता है बच्चों, ये आपने याद करना है। अब इसके अंदर और क्या होता है, साइकोटिक प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक तरह का बच्चों साइकोटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एग्जामिनर बच्चों पता क्या कहता होता है, कभी भी अगर एग्जामिनर बच्चों ये कहे ना कि आपके पास एक पेशेंट आया, उस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि बोन पेन है, मस्कुलर पेन है, ठीक हो गया, उसके बाद ये कहा जाए कि अब्डोमिनल पेन है, किडनी स्टोन है, उसके बाद ये कहा जाए कि ये सारे का सारा है, आपने कहना है कि इसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर होता क्या है। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर आपको पता है कि पैराथायराइड हार्मोन की ओवर एक्टिविटी हो जाती है। जब ये ओवर एक्टिविटी होती है तो क्या होता है, आपने कहना कि ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आपके ओस्टियोक्लास्ट सेल के साथ मिलते हैं। जब आपके ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आपके ओस्टियोक्लास्ट सेल्स के साथ मिलते हैं तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैंक और रैंक एल होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है ना। जिसके नतीजे में क्या होता है, आपने कहना है कि जब रैंक और रैंक एल होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने कहना है कि आपका ओस्टियोक्लास्ट जो होता है वो आपका एक्टिव हो जाता है। जैसे वो एक्टिव होता है तो क्या करता है, वो बोन्स को तोड़ता है, बोन्स ब्रेक करता है, जिसकी वजह से बोन की रिजप्शन होती है। तो अब आप देखो कि अगर एक बंदा है जिसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन परसिस्टेंट लेवल पे बढ़ रहा है, कम हो ही नहीं रहा, नॉर्मल हो ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में आप क्या देखते हो, आपने ये कहना है कि वो इंसान जिसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन लगातार बढ़ ही रहा है, उस बंदे के अंदर हम ये देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर से कैल्शियम जो है वो एक तरह का बोन से लीक हो रहा है। जब ये लीक हो रहा है तो बोन्स के अंदर वहां पे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, क्यों, क्योंकि वहां पे हेमरेज हो रहा है। अगर भी ये ब्लीडिंग होगी तो वहां पे आपका क्या होता है, आपका आरबीसी टूटते हैं, जिसके नतीजे में आपने कहना हीमोसिड्रीन बनता होता है, हीमोसिड्रीन बनता है। और उसके बाद क्या होता है, वहां पे ये हीमोसिड्रीन इकट्ठा हो जाता है, जिसको आप कहते हैं येलो ब्राउन ट्यूमर। क्या एक तरह का बच्चों येलो ब्राउन ट्यूमर कहते होते हैं, ये आपने याद करना। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझे, बंदा पूछ सकता है, शाबाश एनीवन जी। हाँ जी बच्चों, ये आपने कहना है कि हड्डियां टूटती हैं, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, फास्फेट का लेवल कम होता है, और ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं बच्चों। आगे आ जाए जी। भाईजान, तुसी मेरे नाल भी ढीले जे। हेलो मोहतरम, थोड़ा सा एक्टिव हो, ऐसे नहीं अच्छा होता। थोड़े से एक्टिव होंगे तो फिर ज्यादा बेहतर है। आप लोग तो कह रहे हो सही है यार, चिल्लो सीन है, आराम सुकून से लगे हुए हैं। अच्छा जी। और ऊपर से मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जनाब लाइट अगर का इशू हो, पाकिस्तान के अंदर बिजली बारिश हो जाए तो नेट भी स्लो हो जाता है। यहाँ पे नेट अलहदा स्लो हुआ होता है। अब मैं जो है वो नीचे से ऊपर आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जनाब सिग्नल आ रहे हैं प्रॉपर, और जो नीचे थे वहां पे सिग्नल सही नहीं आ रहे थे। यार यार क्या नहीं, लाइट हो भी तो भी। हाँ, मौसम अच्छा होता मूवीज लगा लेते, ठीक हो गया जनाब। अभी हम 2 मिनट बातें शातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम एक्टिव होते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें मिक्स होनी चाहिए ना। बहराम। फेवरेट मूवी कौन सी है। ये क्या लिखे, बंदूकबाज। ये कौन सी मूवी है यार। मैं तो पहली दफा सुन रहा हूँ यार, नाम ही। अच्छा, नवाजुद्दीन की है, सही, मैं पहली दफा, वाकई में पहली दफा सुन रहा हूँ। बंदूकबाज। ठीक हो गया यार। अच्छा ना, कभी कभी ना कई कई डॉक्टर्स भी ना कमाल करते हैं। आज ना इस तरह हुआ कि मेरा ना कजन था, वो अपने अब्बू को लेके गया हुआ था हॉस्पिटल में। तो अब वो मुझे ना चेक, मुझे कह, मेरे साथ ना राब्ते में था, मुझे कहता है कि हाँ जी जनाब मैं अब्बू को लेके आया हूँ उधर हॉस्पिटल में चेक करवाने। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चेक करवाएं। उन्होंने देखा ब्लड प्रेशर, मैंने कितना ब्लड प्रेशर आया, मुझे कॉल पे बता रहा 80, 80 50 आ रहा है। मैंने कहा 80 50 आ रहा है, कहता हाँ।
मैंने कहा यार इसको तो फिर ड्रिप लगनी है। तो अब मैं ना कॉल के ऊपर हूँ उनसे। हमारे जो डॉक्टर साहब आन एक है ना, डॉक्टर साहब पता क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब कहते कितना ब्लड प्रेशर आया? वो कहते 80/50। तो वो कहते अच्छा 80/50 आया है, हाँ। कहते हैं कि 80/50 पे बिल्कुल सही खड़े हुए हैं? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सही खड़े हुए हैं। कहते इस तरह करें 2-3 जगह से चेक करवाएं। मैंने कहा ओके। उन्होंने मैनुअल भी चेक किया, उन्होंने मशीन पे भी चेक किया, फिर भी 80/50। अब वो कहता है कि कितना है? कहता है 80/50। डॉक्टर साहब कहते फिर इंदा रहता ही ना होना है। मैं अब मैं फोन के ऊपर मैं कहा यार अब बंदा क्या कहे, मतलब वो एक बंदे का 80/50 ब्लड प्रेशर, वो कहना इंदा रहता ही ना होना है। मैं ठीक है यार। अ, बंदा क्या ही कर सकता है। फिर मैंने कहा कि इस तरह नहीं है, उन्होंने कहा कि ड्रिप ला देन ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਡ੍ਰਿਪ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੀਕਾ ਲਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੀਕਾ ਸ਼ੀਕਾ नहीं लाना हैगा। फिर उन्होंने ना कोई सैचुरेशन चेक की, क्योंकि वो थोड़ा सा सिगरेट स्मोकिंग काफी ज्यादा करते हैं, तो सीओपीडी के साथ उनका लिंक हो रहा था। तो वो जनाब खाली नॉर्मल सलाइन लगा रहे हैं। मैं ठीक हो गया यार, खाली नॉर्मल सलाइन। मैं यार अब बंदा क्या कर सकता है। और उसके बाद जनाब कर कर आके उसके अंदर कोई किसी तरह की कोई चीज़ नहीं डाली हुई, नॉर्मल सलाइन के ऊपर ये। फिर हमारे यहाँ ना एक और नहीं, अगर बीपी के अंदर आप मतलब इस तरह आप रिंगर भी दे सकते हैं, बेस्ट है। रिंगर भी देते बेस्ट है। अच्छा एक दो चीजें और भी होती हैं। अब मैं आपको एक छोड़, अब आपको लगेगा सर लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। हालांकि ये छोड़ने वाली बात नहीं, ये हकीकत है बात, जो अभी मैं बताने लगा। मैं उस वक्त था बाहर। तो यहाँ ना उकाड़ा के अंदर ना हमारा एक अच्छा जानने वाला ना पल्मोनोलॉजिस्ट है। अच्छा जानने वाला पल्मोनोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि वो अच्छा वाला कंसल्टेंट जाना जाता है इधर का, ठीक हो गया। अब मेरे जो बड़े भाई हैं ना, उनको थोड़ा-सा मसला था। उन्होंने कहा कि यार ज़भी मेरी ना इस तरह तबीयत ख़राब रहती है। तो मैंने उनको ये कहा कि यार आप इस तरह करो, कहता साँस का मसला होता है, ये वो सारा कुछ ना। मैं मतलब और उनका वज़न भी ज़्यादा है। तो मैंने भाई को कहा, मैंने कहा यार आप इस तरह करो कि आप मतलब कि उधर डॉक्टर के से ना, जो उधर वाला है, उधर से चेक करवा लो, ठीक है? क्योंकि वो आपको फिज़िकल चेक करके और इसके अंदर मैंने कहा ये टेस्ट करवा लो साथ। अब उसने पता क्या किया? उसने ये किया कि एक तरह का स्पायरोमेट्री हमारा एक टेस्ट होता है, ठीक है? स्पायरोमेट्री हम टेस्ट करते होते हैं। उन्होंने स्पायरोमेट्री टेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने स्टेथ लगा के एग्ज़ामिनेशन किया और उसके बाद जनाब कर करा के ना, जब उनकी एबीजीज़ आई ना, तो एबीजीज़ के ऊपर उन्होंने ये कह दिया कि जनाब आपके जो है ना वो 40% दोनों जो लंग्स है ना वो फेल हुए हुए हैं। अब मुझे जनाब मैं बाहर, मुझे जनाब उन्होंने रिपोर्ट भेजी, मैंने देखी, मैं हैरान। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? और रिपोर्ट सेम टू सेम यही शो कर रही है कि हाँ जी जनाब जो लंग्स हैं वो आपके उड़ चुके हैं। अब मैं उधर परेशान हो रहा हूँ यार, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब कि एक बंदा बिल्कुल ठीक है, ये वो, तो ये 40% लंग्स उड़ जाना ये कैसे पॉसिबल है? ना वो बंदा स्मोकिंग करता है, ना उसका कोई और हिसाब है, तो मतलब समझ में नहीं आ रही थी बात। अब ना उन्होंने, उस डॉक्टर साहब ने ना कोई 13 से 14 मेडिसिन लिख के दी, 13 से 14 मेडिसिन, और पाकिस्तान में ये लिखते हैं, ठीक है? जो आपके जो प्राइवेट कंसल्टेंट होते हैं वो आप देखोगे कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का 13-14 मेडिसिन लिख रहे होते हैं। मैं उधर भी हैरान, ठीक हो गया। हाँ, वो इस तरह होता है गड़बड़ ये वो। मैं उनकी मेडिसिन देखी, मैंने कहा यार इतनी ज़्यादा मेडिसिन क्यों दे दी है? अच्छा अब उनके अंदर ये था कि उन्होंने ना अपने एक अपनी तरफ से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो है ना वो डायग्नोज़ बनाया था। और उन्होंने जनाब सिट्राज़ीन हो गया, स्टेरॉइड्स हो गए, फिर उसके बाद मोंटिलोकास्ट हो गई, मतलब जितनी भी उन्होंने कहा ना लंग्स के रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेडिसिन आती है, कोई 14-15 उन्होंने सारी लिखी हुई थी। अब जनाब वो मेडिसिन खाएँ, उनको नींद आए। और वो नींद आए, वो जनाब खुद वो उठे ही ना, वो कहते हैं यार मैं तो डिप्रेशन में ही चला गया हूँ। मैंने कहा यार ये तो अजीब मसला है, मतलब कि अब उनकी जो रिपोर्ट्स पढ़ता था, जब मैं देखता था मेरी अपनी आँखें बंद। मैं कहूँ यार ये क्या मसला क्या है? मतलब इस हद तक ये सारा कुछ हो सकता है। अच्छा, अब इस तरह हुआ, मैंने कहा यार आप इस तरह करो कि इनको ना डॉक्टर हॉस्पिटल एक बार चेक करवा लो। मैंने अपॉइंटमेंट ली, अपना दोस्त मेरा उधर था, मैंने उसको कहा, उसने अपॉइंटमेंट ली, उसके बाद ना उनको ना डॉक्टर हॉस्पिटल चेक करवाने चले गए, एक तरह। अब डॉक्टर हॉस्पिटल उन्होंने चेक किया, जो डॉक्टर साहब कंसल्टेंट साहब थे ना, उन्होंने ना एक बार उन्होंने को देखा, उन्होंने कहा मसला क्या है? क्या कुछ कर रहे हो? मतलब मेडिसिन ले रहे हो? उन्होंने कहा जी हाँ, मेडिसिन सारा लेके आया है। मैंने कहा पूरी मेडिकल फार्मेसी तो आपने ना रखी हुई है। अच्छा, अब वो मेडिसिन सारा कुछ चेक चुक करके ये वो,
जब उन्होंने दोबारा एक तरह का स्पायरोमेट्री की, तो उस स्पायरोमेट्री के ऊपर उनके मुकम्मल तौर पर जो एक तरह का स्पायरोमेट्री थी वो मुकम्मल तौर पर ठीक थी, उनमें किसी तरह का कोई मसला था ही नहीं। और उन डॉक्टर साहब ने ये कहा कि भाईजान आ तुसी एक गोली खानी है, वो भी कदी कदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਦਾ मसला बने, बाकी सारियां गोलियां सिट दियो। अब उस मेडिसिन के एक मेडिसिन के ऊपर उन्होंने जनाब क्या किया, कोई मेरे ख्याल में कोई 4 दिन गुजारे होंगे और उसके बाद बिल्कुल ठीक है। अब बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि यार एक तो क्लिनिकल प्रैक्टिस मैटर करती है, दूसरा आपकी जो मशीनरी होती है वो बड़ी मैटर करती है। अब देखो वहां पे जो आपकी रिपोर्ट मिली उसमें क्या रिपोर्ट थी, और वहां पे जो रिपोर्ट थी वहां पे क्या थी। और ये भी हो सकता है कि कहीं मिसप्लेस ना हो गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिसप्लेस ना हो गई हो, क्योंकि मैंने जब वो देखा वो उधर उन्होंने एक मेडिसिन खाई और 4 दिन, और बाकी हम पूरे घर वाले रो रो के परेशान, घर वाले जो हैं वो कहते यार की होएगा, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਉੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਫੇਫੜਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਫੜਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। मतलब कि पता नहीं क्या क्या ख्यालात बंदा अपने आप में सोचता है ना कि हाँ यार चलो गुर्दे का मसला होता है, कोई भाई है कोई बंदा कर लेता है, गुर्दा शुर्दा दे देता है, गुर्दे का मसला नहीं है, फेफड़ा तो दिता भी नहीं जाना। तो वो भाई ये वाला सीन चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसी चीजें देखेंगे। तो आप इससे मैंने एक चीज सीखी है कि जब भी चेक करवाओ ना, किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाओ, वहां पे आपकी 5,000 एक बार फी है, आराम सुकून से चेक हो जाता है, आपको तसल्ली हो जाती है। तो मेरा तो उसके बाद जो है ना वो एक जो होता है ना कोई यकीन, ये वो मैं दूर ही रहता हूँ। मैं कोई भी बंदा पूछे मैं कहता भाई जो है ना प्रोफेसर 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 ही है, प्रोफेसर सबका बाप है, उससे चेक करवाओ और उसी ने सारा कुछ कहना होता है। ठीक हो गया, बाकी अल्लाह माफ करे ये सारा कुछ जो है ना, सारा सा काम जो है ना वो खराब हो जाना। तो ये चल रहा है भाई। यहाँ पे आप कॉमन देखोगे 12-12 13-13 मेडिसिन दी जाती हैं। और मैं बंदा देखता हूँ तो मैं खुद हैरान होता हूँ, और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार जो मेडिकल स्टोर वाले जो होंगे, जब वो मेडिसिन देखते होंगे कि इस डॉक्टर साहब ने 12 से 13 मेडिसिन दी हैं, तो वो भी हंसते होंगे और वो कहते होंगे कि यार ये कैसे डॉक्टर्स हैं कि जो 13-14 मेडिसिन जो है वो दे रहे हैं एक पेशेंट्स को, ये तो अपने तौर पे मार रहे हैं पेशेंट्स को। और एक तरह का वो पेशेंट्स जो होते हैं वो ठीक भी उन्हीं से होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि जब आप हर तरह की मेडिसिन दे दोगे, ठीक है, एक तरह से सिम्टम्स को रोकने के लिए हर तरह की, फिर तो सिम्टम्स तो रुकने ही रुकने ने, कि नहीं रुकने, ठीक हो गया, वो सारा कुछ तो होना ही है। तो ये सारी कंडीशंस हम देखते हैं भाई, ये कॉमन है पाकिस्तान। हम्म। हाँ, रोजी इनकी बहुत अच्छी चल रही है भाई, पाकिस्तान है यहाँ पे, सिफारिश के बगैर कुछ भी नहीं है। सिफारिश सबसे मेन चीज़, अगर आपके पास सिफारिश नहीं है तो आप कहीं भी नहीं हो भाईजान। और बदकिस्मती है, मेरिट उस तरह नहीं है, आप लोग हालात काफ़ी ख़राब हैं। बाकी बस दुआ करें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और हमें किसी अच्छी जगह पे लेके जाए। ठीक है। अच्छा, मैंने पॉज भी नहीं की हुई रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, नेल्सन सिंड्रोम, ओके, न्यूरोब्लास्टोमा, मल्टी एंडो न्यूरोब्लास्टोमा, मल्टी एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया, फार्मा एक्सेप्ट डायबिटीज मेलाइटस, ये मेन ट्यूमर। ओके जी, अभी हम इनको साथ साथ कर लेते हैं। देखो यार, एक आपका जो है ना, फॉर एग्जांपल जब आप न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की बात करते हो ना बच्चों, तो न्यूरो एंडोक्राइन के अंदर आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि फॉर एग्जांपल, और ये कुशिंग सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे, अगर कहते हो तो मैं पहले कुशिंग सिंड्रोम करवा लेता हूँ, कोई इधर से गुजर ही रहे हैं तो फिर आगे वाला करवा लेते हैं, ठीक है। अब आपने पता, चलो मैं ये बता देता हूँ। कुशिंग सिंड्रोम बच्चों पता क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर किसी भी बंदे के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल जो होता है ना वो एक तरह का ज्यादा होता है, ठीक है। कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा, इस कंडीशन को हम कुशिंग सिंड्रोम कहते होते हैं। अब हमने ये देखना है कि कोर्टिसोल का लेवल किस तरह बढ़ सकता है। आपने कहना है कि बेसिकली 4 चीजें होती है जो कोर्टिसोल के लेवल को बढ़ाती होती हैं। नंबर 1, आपने कहना एक्सोजिनस कॉज। एक्सोजिनस कॉज का मतलब ये होता है कि अगर बाहर से कोई बंदा स्टेरॉइड ले रहा हो, ठीक हो गया। वो अगर कोई बंदा ये पूछे द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, तो आपने कहना एक्सोजिनस होता है, यानी कि बाहर से लेने से आपका मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है। दूसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि जो एंडोजीनियसली मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है कुशिंग डिजीज। कुशिंग डिजीज का बच्चा मतलब क्या है?
अगर किसी बंदे के सर के अंदर ट्यूमर है, ठीक है, और उसकी वजह से कोर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है तो वो कुशिंग सिंड्रोम। लेकिन इस तरह के कुशिंग सिंड्रोम को आप कहते होते हो कि ये कुशिंग डिजीज है, क्या एक तरह का कुशिंग डिजीज है। तीसरे नंबर पे बच्चों आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल और किस कंडीशन में बढ़ सकता है, अगर आप खुद देखो कि ये बच्चों आपका एक तरह का हाइपोथैलेमस है, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। उसके बाद आपको पता है बच्चों कि ये आपका एक तरह का ड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। और उसके बाद आपने कहना है कि मैसेज आता है आपका कहाँ से, आपके हाइपोथैलेमस से, कोर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन से, यहाँ पे एसीटीएच से। और उसके बाद बच्चों आपने कहना है कि आपके कोर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, बच्चों कोर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन हो गई। अब यहाँ पे आपने जो बात अपने जेहन के अंदर बच्चों रखनी है वो क्या है, स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट जी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो बात आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी होती है वो क्या? आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये पेशेंट आया, इस पेशेंट के अंदर आपने देखा कि सबसे पहले क्या हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद आपका क्या एक तरह का आपने कहा ना एड्रीनल ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस से के अंदर आपका एक हार्मोन पैदा होता है जिसको हम कहते हैं कोर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कोर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, यहाँ से एसीटीएच हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। एसीटीएच हार्मोन क्या काम करता है एड्रीनल ग्लैंड के, आपने करना है कि कोर्टेक्स के पास जाता है जोना फेसिकुलेटा पे, वहां पे आपके कोर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों बंदा कुछ बाहर से ले रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे एक्सोजीनस, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, उसके अंदर आप ये कहोगे। दूसरा आपने कहना होता है क्या हो सकता है पिट्यूटरी ट्यूमर। अब आप खुद सोचो अगर यहाँ पे कोई ना कोई ट्यूमर पड़ी है तो एसीटीएच हार्मोन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर एसीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो एड्रीनल ग्लैंड दोनों को मैसेज क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो दोनों एड्रीनल ग्लैंड क्या होंगे, साइज में भी बढ़ेंगे। और दूसरी बात आपने कहना होता है कि इसकी वजह से कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी बढ़ेगा और आपका कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे बच्चों क्या होता है, जस्ट इमेजिन करें कि अगर किसी बंदे के अंदर ना बच्चों यहाँ पर कोई ना कोई ट्यूमर है, कहाँ पे ट्यूमर है, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कोई ना कोई ट्यूमर है। तो अगर आप एड्रीनल ग्लैंड के अंदर यहाँ पर कोई ना कोई ट्यूमर देखते हो राइट साइड पे, ठीक हो गया। तो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर देखने की वजह से एड्रीनल ग्लैंड क्या पैदा करता है, आपने कहना एड्रीनल ग्लैंड वो होता है जो कोर्टिसोल हार्मोन पैदा करता होता है, ठीक है बच्चों। अब देखें जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो आपने पैदा किया एड्रिनल ग्लैंड ने, ठीक हो गया। अब इसके नतीजे में होगा क्या, आपने कहना होता है कि ये कोर्टिसोल जैसे हार्मोन पैदा होता है तो ये ज्यादा कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो आपके एसीटीएच और सीआरएच हार्मोन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से कोर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन और एसीटीएच हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा और ऑपोजिट साइड पे जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होगा वो श्रिंक हो जाएगा, वो एक तरह का बच्चों श्रिंक हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रालेटरल साइड पे। तो ये आपका तीसरा मेन कॉज होता है। चौथे नंबर पे क्या जो कॉज होता है वो क्या है बच्चों, आपने कहना होता है पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होता है, उसको हम कहते हैं एक्टोपिक, आपकी एक्टोपिक प्रोडक्शन। एक्टोपिक प्रोडक्शन या पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम वो कंडीशन होती है कि अगर किसी बंदे के अंदर लंग्स के अंदर कोई एक तरह का बच्चों ट्यूमर है, ठीक हो गया। अब अगर लंग्स के अंदर ट्यूमर है तो आपको पता है कि लंग्स के अंदर जो ट्यूमर होगी वो भी तो बच्चों आपके एक तरह का हार्मोन्स पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे। आपने कहना कि एसीटीएच हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, एसीटीएच रिसेप्टर लाइक पेप्टाइड। जब ये एसीटीएच पैदा हो रहा है तो क्या होगा, आपने कहना कि एसीटीएच जब पैदा होता है तो आपने कहना कोर्टिसोल भी पैदा होगा, ठीक हो गया बच्चों। अब ये पैरान्यूप्लास्टिक वाला है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। अब मैं अब आप लोगों से बच्चों क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, उसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। कितने कॉजेज है, चार। एक एक्सोजीनस है, दूसरा पिट्यूटरी एडिनोमा है, तीसरे नंबर पे आपने कहना है पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर, और चौथे नंबर पे क्या होता है एक्टॉप पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है। आगे जो बातें आपने याद रखनी है वो कंडीशन जिसके अंदर किसी बंदे के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन का अगर लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, आपने कहना अगर किसी भी इंसान के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है बच्चों, तो आपने कहना है अल्लाह अकबर, कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, आपने कहना ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा क्योंकि कोर्टिसोल आपको ब्लड प्रेशर भी ज्यादा करता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा होगा। उसके बाद आपने कहना कि स्ट्राइल या स्ट्रेच मार्क्स भी होते हैं। उसके बाद आपने ये कहना होता है बच्चों कि इसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, कोलाजन जो होते हैं वो कम होते हैं वहां पे। उसके बाद स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं, बंदे को रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकती हैं। ये सारी बातें आपने करनी है, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, किस तरह आपने डायग्नोज करना है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों डायग्नोज करने के लिए आपको पता है कि हाँ जी जनाब आप जिसको डायग्नोज कर रहे हैं वो क्या कुशिंग सिंड्रोम है। तो कुशिंग सिंड्रोम किस वजह से होती है, कोर्टिसोल की वजह से। आपने कहना कि सबसे बेस्ट टेस्ट जो होता है वो होता है 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल टेस्ट, और ये एग्जाम के अंदर आता होता है, पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर ये नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, आपने कहना कि सलाइवा का टेस्ट करते होते हैं, ठीक है, सलाइवरी टेस्ट होता है। फिर अगर ये नहीं है तो फिर और क्या कर सकते हैं, शाबाश हाँ जी बच्चों। किसी को पता है अगर ये नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, आपने कहना डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते होते हैं।
लेकिन आपने सबसे पहले जो प्रेफर करना है कि एग्जाम के अंदर आता भी होता है, वो आता है बच्चों आपका एक यही जो आपका 24 यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल है। अब आप खुद सोचो कि आपने किसी बंदे के यूरिन के अंदर कोर्टिसोल का लेवल चेक किया और कोर्टिसोल का लेवल आपको मिला ज्यादा, तो अब आपने क्या कहना है? अब आप भी कंफर्म हो गए भाई कुशिंग सिंड्रोम है। लेकिन अब आपने रूल आउट तो करना है ना कि ये कुशिंग सिंड्रोम किस वजह से है। आपने ये रूल आउट करना है किस वजह से कुशिंग सिंड्रोम है। अब आपने दूसरे नंबर पर चेक करवाना होता है एसीटीएच। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों कि इसके अंदर एसीटीएच का जो लेवल है वो एक तरह का कम है, एसीटीएच का लेवल आपका एक तरह का कम है, तो अब आपने क्या कहना है कि ये कुशिंग सिंड्रोम तो है लेकिन ये एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है। एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है, आपने ये कहना। अब एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों? आपने कहना है कि वो कंडीशन जिसके अंदर आप एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम देखते हो उसके अंदर आप ये देखोगे कि एसीटीएच का लेवल कम है और कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल जो है एक तरह का ज्यादा है। ये किस कंडीशन में हो सकता है बच्चों? अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है यहाँ पे, तो आपको पता है कि यहाँ पे जब ट्यूमर होगी तो कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा पैदा होंगे। जब कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा पैदा होंगे तो ये जो ट्यूमर होगी वो जनाब आपके कोर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन को कहेंगे कि भाई ज्यादा पैदा मत करना क्योंकि ऑलरेडी मैं हूँ। इसकी वजह से एसीटीएच हार्मोन को भी इनहिबिट कर दिया जाएगा और एट द एंड आप क्या देखोगे? कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल आपका कम हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? आपने ये कहना है। तो आपने क्या कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर एक तरह का एड्रीनल ग्लैंड की ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि एसीटीएच हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। इसको फिर आपने कहना दूसरा कॉज क्या होता है? और भाई अगर आप बाहर से ले रहे हो कोई भी हार्मोन, अगर आप बाहर से लेते हो तो अंदर से हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपने कहना है कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी कम हो जाता है और एसीटीएच हार्मोन का लेवल भी कम हो जाता है। ठीक है बच्चों? अब आप देखो सॉरी कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, आपने कहना एसीटीएच हार्मोन का लेवल जो होता है वो एक तरह का कम हो जाता है बच्चों। अब देखो बच्चों कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर क्या है, आपने कहना है कि जिसके अंदर भी एसीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ा होगा और कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल कम, कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ा होगा और एसीटीएच हार्मोन का लेवल कम होगा। आपने कहना दो कॉजेज हैं, या तो वो बाहर से ले रहा है या फिर एक तरह का पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ना कोई ट्यूमर है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने एमआरआई करना है, सीटी स्कैन करना है आपने अब्डोमेन का, क्योंकि एमआरआई और सीटी स्कैन आप अब्डोमेन का करोगे तो ही आपको पता लगेगा ना बच्चों कि हाँ जी जनाब कोई ट्यूमर है या नहीं है। उसके बाद आप आते हो दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया जिसके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है और आपका सिर्फ कोर्टिसोल नहीं बल्कि एसीटीएच हार्मोन का लेवल भी बढ़ा हुआ है, तो आपने क्या कहना है? आपको पता है कि यार यहाँ पे होता है एक तरह का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हुआ, उसके बाद आपने कहना है कि हाइपोथैलेमस से जो होता है वो आता है कोर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ से होता है एसीटीएच हार्मोन। जो आपका एसीटीएच हार्मोन होता है वो आता है एड्रीनल ग्लैंड के पास और एड्रीनल ग्लैंड से क्या करता है? एक तरह का कोर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी भी बंदे के अंदर आप ये देखो कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ना कोई ट्यूमर है, और बात की समझ आ रही है बच्चों की नहीं आ रही? ट्यूमर है और उसकी वजह से एसीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ा है और उसकी वजह से क्या एक तरह का बच्चों आपका कोर्टिसोल हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जिसके अंदर एसीटीएच का लेवल भी बढ़ा हुआ है और उसके बाद आपने कहना होता है कि कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी बढ़ा हुआ है, ये एक कॉज। दूसरा कॉज क्या हो सकता है? अगर नैरा पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम का मतलब कि अगर आपके लंग्स है ना तो लंग्स के अंदर कोई ना कोई ट्यूमर है। ये भी क्या काम करेगा? अगर लंग्स के अंदर ट्यूमर है तो बच्चों आपने ये कहना होता है कि जब लंग्स के अंदर ट्यूमर होती है तो ये भी आपके एसीटीएच हार्मोन के लेवल को ज्यादा करती है बच्चों, और उसके बाद क्या होता है? कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर किसी के अंदर एसीटीएच हार्मोन का लेवल भी बढ़ा हुआ है और उसके बाद कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी बढ़ा हुआ है तो ये दो कॉजेज है, या तो आपने कहना पिट्यूटरी ग्लैंड की ट्यूमर है या फिर आपने कहना कि लंग्स के अंदर कोई ना कोई ट्यूमर है। ठीक है बच्चों? क्लियर है? शाबाश यहाँ तक। अब आपने अगर ये देखना है कि लंग्स और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक तरह का ब्रेन की एसोसिएशन है, ब्रेन की एसोसिएशन, तो ब्रेन की एसोसिएशन के ऊपर आप जो भी दोगे ना तो आपको वैल्यूज चेंज नजर आएंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका तबला जो है ना बच्चों वो एक टॉपिक के साथ है, आप जो भी दोगे तो चेंजेस नहीं होगी और ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है नो चेंजेस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि एक बंदा है जिसके अंदर आप ये देखते हो कुशिंग डिजीज देखते हो, कुशिंग डिजीज का मतलब क्या था कि ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है। अब आपने इसके अंदर क्या किया? हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट दे दिया। जब आपने हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट दिया तो उसके बाद बच्चों को पता क्या होगा? आपने ये कहना है कि आपके एसीटीएच और कोर्टिसोल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर आप देते हो ना हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। आपने कहना इसको इसने वैसे ही छोड़ देना। बच्चों समझ आई कि नहीं है? शाबाश। डॉक्टर अली मेरी बात सुनो। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसके अंदर कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है, उसके अंदर एसीटीएच हार्मोन का लेवल भी बढ़ा है, कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी बढ़ा है। आपने उसके अंदर दिया क्या? आपने उसने अंदर हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट दे दिया। जब आपने उसके अंदर हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट दिया बाहर से डेक्सामेथासोन, तो अंदर से उसकी एसीटीएच हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई। मतलब कम हुई तो आपने ये देखा, आपने देखा कि आपका
डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट देने की वजह से एसीटीएच हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो गई। तो अगर एसीटीएच हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो फिर क्या है? फिर आपने कहना कि ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर आपने देखा कि हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट दिया, उसके अंदर अभी भी एसीटीएच हार्मोन भी बढ़ा है, कोर्टिसोल भी बढ़ा है, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है ये पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है, जिसको हम एक्टोपिक साइट कहते होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? बाकी ट्रीटमेंट क्या है? अंडरलाइन कॉज को उसके मुताबिक ट्रीट करना, और कुछ भी ट्रीट नहीं है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे, और अगर आगे क्या है, अगर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट, क्या एमआरआई आपने कहना ब्रेन करवाओ, अगर फिर फॉर एग्जांपल लंग्स के अंदर, तो एमआरआई चेस्ट करवाओ और अब्डोमेन करवाओ, ये आपने याद करना। ठीक है बच्चों? अब आप खुद एक चीज देखो, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर थी, आपको पता लगा कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है, आपने सर्जरी की। जब आपने सर्जरी की, ठीक है, जब आपने सर्जरी की, तो उसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो ट्यूमर है बच्चों, वो एक तरह की आपने निकाल दी। ठीक है। जब आपके एड्रिनल ग्लैंड से जो ट्यूमर निकलेगी, तो इसके नतीजे में अब कोर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन होगी? शाबाश, ये बताइएगा। जब एड्रिनल ग्लैंड को ही निकाल दिया, तो क्या अब कोर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन होगी बच्चों? तो आपने कहना है कि अब कोर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब अब कोर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो इसके नतीजे में मुझे अब आप लोगों ने ये बताना है बच्चों कि आपका कौन सा हार्मोन जो होगा वो जिसका लेवल बढ़ जाएगा। जब कोर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है, तो इसके नतीजे में एसीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? शाबाश। अगर फॉर एग्जाम्पल कोर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है, तो एसीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। तो जब आपका एसीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, तो एसीटीएच कहाँ से पैदा होता है? एसीटीएच पैदा होता है आपके ब्रेन से। तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा उसका साइज बढ़ेगा। तो जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज बढ़ेगा, तो बच्चों अगर एसीटीएच का साइज बढ़ रहा है, तो साथ एमएसएच का लेवल भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आपका एसीटीएच बढ़ता है, वहां पे एमएसएच लाजमी बढ़ता है। तो जब आपका एमएसएच बढ़ेगा, तो इसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होगी कि नहीं होगी? हाइपर पिगमेंटेशन भी होगी। तो बात करने का मतलब ये है कि इस पेशेंट के अंदर आप हाइपर पिगमेंटेशन भी देखोगे, इस पेशेंट के अंदर आपका एसीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ भी देखोगे, इस पेशेंट के अंदर आप हेडेक भी देखोगे, और एक पेशेंट होगा जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि उसने सर्जरी करवाई है। तो बच्चों इस सिंड्रोम को आप कहते होते हैं नेल्सन सिंड्रोम। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? नेल्सन सिंड्रोम कहते होते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि नेल्सन सिंड्रोम क्या होता है, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि नेल्सन सिंड्रोम वो कंडीशन होती है जिसके अंदर उस बंदे के अंदर एसीटीएच हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है, और कोर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल होता है वो कम होता है, और उसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड की ट्यूमर की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है बच्चों। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी भी सिंगल पॉइंट की समझ नहीं है, बंदा क्वेश्चन पूछ ले, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बच्चों के लिए शाबाश, एनीवन जी। ओके जी, तो ये था आपका कोर्टिसोल, और ये सारा कुछ ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद आ जाता है बच्चों एड्रीनल इंसुफिशियंसी। सबको आता है? कोई बच्चा जिसको एड्रीनल इंसुफिशियंसी में किसी तरह का कोई इशू हो? ओके जी, एड्रीनल इंसुफिशियंसी क्लियर है। ग्रोथ हार्मोन, एक्रोमेगाली, सिंपल सा टॉपिक है। एल्डोस्टेरोन, ये भी आपको आता होगा। एल्डोस्टेरोन हमने इतनी दफा पढ़ा, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। आगे आ जाओ जनाब, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स क्या है? ठीक है बच्चों, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। इस न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स के अंदर से ना, मैं सिर्फ बस इतना बताऊंगा। पहले नंबर पे आपने ये कहना है कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स वो होती हैं जो कि बच्चों आपने कहना होता है कि जो एक जगह पे नहीं पाई जाती, जो कई जगहों पे पाई जा सकती है। वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर भी पाई जाती है, वो आपके लंग्स के अंदर भी पाई जा सकती है। ठीक है। उसके बाद आपने कहना है वो आपके स्टमक के अंदर भी पाई जाती है। और ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स रिलीज करती होती है। इसके अंदर एंडोक्राइन हार्मोन्स जो होता है वो भी रिलीज होता है। ठीक है। आपने क्या कहना है, एक तरह का एंडोक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं, सर एडिशन डिजीज ये इसमें बाद एक दफा एक्सप्लेन कर दे। ओके। आपने कहना होता है बच्चों कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तरह का एंडोक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से एंडोक्राइन हार्मोन्स? आपके पर्टिकुलर एंडोक्राइन हार्मोन्स कोई भी हो सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि अगर किसी बंदे के अंदर आप ये देखो कि कौन कौन सी कंडीशन होती है, इंसुलिनोमा, इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, वो क्या है? आपने कहना न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। गैस्ट्रिनोमा न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। ग्लूकागोनोमा न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। वाइपोमा
न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, ठीक हो गया बच्चों? आपने ये कहना है। उसके बाद कार्सिनॉइड सिंड्रोम न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है। यार सिंपल अल्फाज के अंदर आप ये कह सकते हो कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी के किसी भी जगह पर पाई जाती हैं, ठीक है? आपने ये बात करनी होती है। और उसके बाद आपने ये कहना होता है कि इसका मेन काम होता है ये पर्टिकुलर हार्मोन्स जो होते हैं उनके लेवल को ज़्यादा करती है बच्चों, ये आपने कहना है। अब इसके अंदर हम वन बाय वन करके एक तरह का डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है बच्चों आपका एक तरह का फियोक्रोमोसाइटोमा का। फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है? देखो मेरी बात को थोड़ा-सा गौर कीजिएगा। फियोक्रोमोसाइटोमा के लिहाज से आपने कहना है कि ये आपके ना क्रोमाटिन सेल्स की ट्यूमर होती है। अब आप खुद सोचो कि ये एड्रिनल ग्लैंड है, इसके ऊपर आपका एक तरह का आपने कहना सुप्रारेनल यानी कि एड्रिनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर। सर ये किडनी है, ठीक हो गया? अब किडनी के ऊपर सुप्रारेनल ग्लैंड होता है, इसको आपने कहना होता है कि जो सुप्रारेनल ग्लैंड जो होता है यहाँ पर आपने कहना है कि आपके क्रोमाटिन सेल्स पाए जाते हैं। ये जो क्रोमाटिन सेल्स होते हैं आपने कहना है कि ये आपके एक तरह का एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन करवाते हैं। जब ये आपके एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की जो प्रोडक्शन होगी तो इसके नतीजे में क्या होगा बच्चों? आपने कहना है कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन होगी तो इसकी वजह से आपने कहना हेडेक भी हो सकता है। इसकी वजह से आपने कहना ब्लड प्रेशर भी बढ़ता होता है। इसकी वजह से आपने कहना पर्सपिरेशन यानी कि पसीना भी आता है। इसकी वजह से आपने कहना कि स्किन पेल भी होती है। ठीक है? तो अगर कभी भी एग्ज़ामिनर ये कहे कि इसके अंदर एपिसोडिक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी आपकी बॉडी का एक्टिव होता है तो आपकी हार्ट रेट ज़्यादा होती है, आपको पसीना ज़्यादा होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको टेंशन यानी कि होती है सारा कुछ, ठीक है? तो बच्चों हेडेक होता है। तो अगर कभी भी एग्ज़ामिनर ये कहे ना कि एक एग्ज़ामिनर फॉर एग्ज़ाम्पल अ 45 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ एपिसोडिक हाइपरटेंशन, हेडेक, परस्पिरेशन, पेल, व्हाट इज़ योर डायग्नोस? तो आपने कहना आपने कहा फियोक्रोमोसाइटोमा जब कभी भी एपिसोडिक लफ़्ज़ आ जाए, ठीक हो गया बच्चों? ये आपने याद करना है। इसके अंदर बच्चों आपका रूल ऑफ 10 होता है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लीजिएगा एक बार कि 10% ये मैलिग्नेंट होता है, 10% ये बाइलेटरल होता है, 10% बच्चों के अंदर पाया जाता है, 10% जो होता है ये बेनाइन होता है, 10% जो होता है वो एडल्ट के अंदर होता है और 10% हाइपरटेंसिव होता है और 10% एक्स्ट्रा ऑर्डिनल होता है। ये आपने रूल ऑफ 10 देख लेना एक बार, ठीक हो गया बच्चों? अब देखें जब किसी भी बंदे के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा होना ये सारे सिम्पटम्स हो तो आपने कहना होता है कि आप डायग्नोज कैसे करते हो? आपने कहना यूरिनरी मेटानेफ्रिन, क्या होता है एक तरह का यूरिनरी मेटानेफ्रिन, ये जनाब हम डायग्नोज करते हैं। यूरिन के मेटानेफ्रिन जो होता है ना बच्चों उसके, ठीक होगा बच्चों? उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अलावा और हो सकता है, आपने कहना कैटेकोलामीन के लेवल को चेक करके भी आप कर सकते होते हो। फिर आपने क्या कहना होता है बच्चों कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट किया? बच्चों आपने कहना है कि अल्फा ब्लॉकर ऑलवेज फर्स्ट देन बीटा ब्लॉकर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अल्फा ब्लॉकर देते होते हैं, उसका नाम क्या है? एक तरह का फिनॉक्सीबेंजामाइन, क्या एक तरह का फिनॉक्सीबेंजामाइन। उसके बाद फिनॉक्सीबेंजामाइन दिया, फिर आप प्रोपेनोलोल दे सकते हो बाद में बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है? ये आपने याद करना है, फिनॉक्सीबेंजामाइन बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। क्लियर है बच्चों? देखो बच्चों, आपने कहना है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया एक टॉपिक होता है। मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया के अंदर पता क्या कहते हैं? आपने कहना है कि एमईएन जिसको हम कहते होते हैं। आपने ये बात याद करनी है बच्चों कि एमईएन बेसिकली है क्या? कि मिक्सचर ऑफ ट्यूमर्स होता है। एक जगह की ट्यूमर को आप एमईएन नहीं कहते। अगर आपकी 3 मुख्तलिफ जगह पे कोई ट्यूमर है ना उसको आप एमईएन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहना पहले नंबर पे होता है 3P। 3P का मतलब क्या? पहले नंबर पे आता है पिट्यूटरी, दूसरे नंबर पे आता है बच्चों आपने कहना होता है कि आपका एक तरह का पैंक्रियाज, तीसरे नंबर पे बच्चों आपने कहना होता है कि आपका क्या था? पैराथायराइड ट्यूमर। अब मेरी बात को थोड़ा-सा गौर करो बच्चों, अगर कभी भी एग्ज़ामिनर ये कहता है कि आपके पास एक बंदा आता है, उसके अंदर आपने कहना है कि हाइपर पैराथायराइडिज़्म देखते हो, पिट्यूटरी के हिसाब से वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब वहाँ पे प्रोलैक्टिनोमा ये ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ देखते हो और आपका पैंक्रियाज के हिसाब से वो कहता है इंसुलिनोमा, ग्लूकागोनोमा, वाइपोमा या गैस्ट्रिनोमा। मतलब इन ट्यूमर्स में से कोई भी देखते हो। तो अब आपने क्या कहा कि ट्यूमर एक जगह की नहीं है बल्कि ट्यूमर 3 मुख्तलिफ जगह है और एग्ज़ामिनर यही कहेगा कि आपके पास एक बंदा आता है जिस बंदे के अंदर आपने देखा कि प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म है, हाइपरकालसीमिया है। उसके बाद वो कहेगा कि हाँ जी जनाब उसके अंदर गैलेक्टोरिया है, ये सारा कुछ। उसके बाद वो कहेगा लॉस ऑफ लिबिडो है। उसके बाद ये कहेगा कि आपकी एक तरह की इनफर्टाइल है 2 साल से। तो आपने कहना है कि दूसरा पी आ गया। तीसरे नंबर पे वो कहे कि हाँ जी जनाब इस बंदे के अंदर रिकरेंट एपिसोड ऑफ द अल्सर्स हैं, मेडिसिन लेने से भी ठीक नहीं होते। आपने कहना यार ये तो गैस्ट्रिनोमा है। तो तीनों चीज़ें अगर एक ही जगह पे दी जाएँ तो आपने कहना उसको हम कहते हैं एमईएन-1। क्या कहते हैं? एमईएन-1 कहते हैं बच्चों। अब एमईएन-2A क्या होता है? एमईएन-2A के अंदर आपने कहना होता है कि हमने क्या करना होता है आपने पिट्यूटरी को छोड़ देना, दिमाग को छोड़ दें। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? आपने कहना फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा होता है, उसके बाद आपने कहना म्यूकोज़ल न्यूरोमा होता है। ठीक हो गया बच्चों? ये आपने याद करना है कि एमईएन-2 है क्या? आपने कहना एमईएन-2A के अंदर आता है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा पहले वाला, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया पहले वाला,
उसके बाद आपने करना, इसके अंदर आता है फियोक्रोमोसाइटोमा, म्यूकोजल न्यूरोमा, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ये आपने करना। और उसके बाद MEN2B क्या है, MEN2B के अंदर आपने करना फियोक्रोमोसोमाटॉय होगा, म्यूकोजल न्यूरोमा होगा, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा होगा। ठीक होगा बच्चों, यहाँ तक आपने को समझ आनी, कोई बंदा जिसको नहीं समझ बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी अगर कभी भी कोई बंदा ये कहे ना कि एक बंदा आता है जिसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, ग्लूकोज दी गया, सिम्टम्स ठीक हो गए हैं, बंदा ठीक है, तो आपने कहना ये इंसुलिनोमा है। ठीक है, इंसुलिनोमा क्या होता है कि अगर किसी बंदे के अंदर इंसुलिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है ना, तो उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स भी आते हैं, और इसके साथ सी पेप्टाइड का लेवल भी बढ़ता होता है। ये भी आपने याद करना है। पेशेंट के अंदर जो ग्लूकोज देते हैं ना, तो उससे जनाब आपकी हाइपोग्लाइसीमिया ठीक भी हो जाती है। तो आपने कहना है ये ट्राइएड होता है, ये आपने याद करना है। ठीक हो गया बच्चे, पहले नंबर पे। और इसके बाद आगे हम आते हैं कि आगे क्या अगर आता है ना, ग्लूकोगोनोमा। क्या बच्चों, ग्लूकागोन का जब लेवल बढ़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, जिसकी वजह से आपने कहना होता है कि हाँ जी, अब डर्माटाइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से आपने कहना होता है कि बच्चों इसके अंदर DVT हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने कहना है कि ये हम इसके अंदर देखते हैं बच्चों। क्लियर है, शाबाश। ग्लूको, और इसके अंदर आपने कहना स्किन के ऊपर लीजन्स भी होते हैं, वेट गेन होता है, DVT भी होता है, ये भी आपने याद करना है। बाकी जिंगर एलिसन सिंड्रोम मेरे ख्याल में वैसे ही पता है आप लोगों को। और अब आता है जनाब एक तरह का न्यूरोब्लास्टोमा, ये थायराइड हार्मोन्स क्या है। हाँ जी बच्चों, क्लियर है, कोई ऐसी चीज जो आप लोगों ने अब करवानी हो। शाबाश। कोई और टॉपिक जो कहते हो सर जी करवा दें, वरना रेस्ट करें। ये एडिसन डिजीज वो होती है जब आपका एड्रीनल ग्लैंड काम नहीं करता। भाई एड्रीनल ग्लैंड आपको काम नहीं करेगा तो इसको हम एडिसन डिजीज कहते होते हैं। अब इस डिजीज के अंदर होता क्या है, आपने कहना है कि आपका ये एड्रीनल ग्लैंड है ना बच्चों, एड्रीनल ग्लैंड से आपका एल्डोस्टेरोन पैदा होता है, कोर्टिसोल हार्मोन पैदा होता है, और तीसरे नंबर पे क्या पैदा होता है, शाबाश, आपने कहना एल्डोस्टिरोन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, और तीसरे नंबर पे आपने कहना सेक्स हार्मोन पैदा होते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एक तरह का बच्चों काम नहीं कर रहा, एड्रीनल इंसुफिशियंसी हो गई, काम नहीं कर रहा, हेमरेज हो गई, ब्लीडिंग हो गई, नेक्रोसिस हो गई, तो ये हार्मोन पैदा कर रहे हैं कि काम नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, एल्डोस्टिरोन और ये सारा कुछ रिलीज नहीं होगा। समझ आई कि नहीं, आपने कहना ये सारा कुछ इधर से रिलीज नहीं होगा। जब आपका रिलीज नहीं होगा तो सोडियम, एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, आपने कहना सोडियम को ब्लड के अंदर लेके जाना, और पोटाशियम को बाहर लेके आना, और H+ को बाहर लेके आना। तो आप क्या देखोगे, आपने कहना हाइपरटेंशन, हाइपरनेट्रीमिया, सॉरी, आपने कहना अब सोडियम बाहर नहीं आएगा बल्कि सोडियम ब्लड के अंदर रहेगा, सोडियम ब्लड के अंदर नहीं जाएगा बल्कि सोडियम यूरिन के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर का होगा एक तरह का काम होगा। नंबर वन। नंबर टू, आपने कहना कि पोटाशियम भी आपको ब्लड से बाहर नहीं आएगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे हाइपरक्लीमिया देखेंगे। नंबर थ्री, H+ जो होगा वो भी ब्लड के अंदर रहेगा, जिसकी वजह से हम क्या देखेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखेंगे। समझ आई कि नहीं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने। तो आपने कहा इस कंडीशन को एड्रीनल इंसुफिशियंसी कहते हैं। तो जब आपका एड्रीनल ग्लैंड से आपके हार्मोन पैदा हो ही नहीं रहे, कोर्टिसोल नहीं हो रहा, एल्डोस्टेरोन नहीं हो रहा, कोई हार्मोन पैदा ही नहीं हो रहे, ठीक हो गया, तो आपने कहना है कि इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एड्रीनल इंसुफिशियंसी कहते हैं। तो भाई जब इनका लेवल कम होगा तो इनको पैदा कौन करता था, ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर आपने क्या कहना होता है, इनका जो लेवल होगा, ब्रेन जो होगा वो एक तरह का हार्मोन जो आपने कहना ब्रेन को मैसेज देगा, जिसकी वजह से ACTH हार्मोन आपका ज्यादा पैदा करेगा और MSH हार्मोन ज्यादा पैदा होगा। अब देखो, जब आपने कहना कि ACTH हार्मोन जो होगा वो ज्यादा पैदा होगा, तो आपकी वहां पे क्या होती है, हाइपर पिगमेंटेशन होती है। समझिए, हाइपर पिगमेंटेशन। तो अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके अंदर आपका अब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग है, साल्ट क्रेविंग है, उसके बाद वो ये कहा जाए कि हाँ जी जनाब इस पेशेंट के अंदर पेट के अंदर दर्द है, साल्ट क्रेविंग है, उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन है, ACTH का लेवल बड़ा है, MSH हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, और कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल कम है, तो आपने कहना ये एड्रीनल इंसफिशियंसी है, एक तरह का एड्रीनल इंसफिशियंसी है बच्चों। क्लियर है। बाकी सेकेंडरी भी होती है जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH और पैदा ना हो साथ, सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशियंसी। इनरसन के साथ मिक्स हो जाता था। थैंक्स, चलो शुक्र है अब क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया तकरीबन आप लोगों का। बाकी कोई थोड़ा बहुत ही रहता होगा, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।